Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we are going to discuss UGC NET June 2025 paper, and this is part 1. So let's start. So this is part 1 of the UGC NET Anthropology paper which was held on 27 June 2025. Okay. And this paper according to me is little bit moderate to hard as compared to the earlier years के जो papers हैं उनके comparison में ये थोड़ा moderate to hard माना जाएगा क्योंकि इसके जो questions हैं वो कुछ तो नए क्वेश्चंस पूछे गए हैं और खासकर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में और कुछ सोशल एंथ्रोपोलॉजी में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो पार्ट है वो इजी रहा है। ठीक है, तो आर्कियोलॉजी में इजी रहा है लेकिन फिजिकल में हार्ड था और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में भी कुछ क्वेश्चंस हार्ड थे। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एथनिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर करेक्ट। ओके, पहला है रिस्लेस क्लासिफिकेशन नॉर्डिक्स, गुहास क्लासिफिकेशन प्रोटोअस्ट्रोइड्स, गुहास क्लासिफिकेशन टर्को ईरानियन टाइप एंड रिस्ले क्लासिफिकेशन साइथो द्रविडियन टाइप। अब इसके लिए आपको रिस्ले और गुहा का जो क्लासिफिकेशन था वो मालूम होना चाहिए और अगर वो मालूम होगा तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ ट्रिक्स आप लगा सकते हैं जिसमें कि रिस्ले की जो क्लासिफिकेशन था उन्होंने 7 रेशियल टाइप्स में इसको बांटा था। रिस्ले ने 7 रेशियल टाइप्स में बांटा था अपने क्लासिफिकेशन को और जिसका फॉर्मूला आप बना सकते हैं जो 7 रेशियल टाइप है उसको हम इस फॉर्मूले के तहत याद कर सकते हैं जिसमें AID2MST। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है 8 2MST। ठीक है, A से हो जाएगा आर्यो द्रविडियन, I से हो जाएगा इंडो आर्यन, D से द्रविडियन। 2M कहने का मतलब है कि M 2 बार आया है, मीन्स M से 2 रेसेस हैं। पहला है मंगोलायड, दूसरा है मंगोलो द्रविडियन, देन S से है साइथो द्रविडियन और T से है टर्को ईरानियन। ठीक है, तो AID 2MST, AID 2MST ये फॉर्मूला है आपका रिस्ले का। ठीक है, रिस्ले का फॉर्मूला है 8 2MST। ठीक है, तो 8 2MST अगर आपको मालूम है तो आप ये जो क्वेश्चन पूछा गया है या आप अपने से भी कोई निमोनिक्स बना सकते हैं, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया आप इजीली कर पाएंगे अगर आपको ये चीज़ें याद है कि कौन सी 7 रेसेस थी जिसमें रिस्ले ने इंडियन रेसेस को डिवाइड किया था। ठीक है, तो नॉर्डिक्स तो कहीं नहीं आ रहा है, एन से कहीं नहीं है कोई, और रिस्ले की क्लासिफिकेशन में साइथो द्रविडियन साइथो आ रहा है। ठीक है, साइथो द्रविडियन आ रहा है, तो इसका मतलब डी वाला स्टेटमेंट तो सही है, रिस्ले क्लासिफिकेशन साइथो द्रविडियन टाइप, क्योंकि हमने बताया ना ये है आर्यो द्रविडियन, ये क्या है आर्यो द्रविडियन है। फिर आई से है इंडो आर्यन, डी से है द्रविडियन, 2M से एक तो मंगोलॉयड हो गया, दूसरा है मंगोलो द्रविडियन। ठीक है, S से हो जाएगा साइथो द्रविडियन और T से है टर्को ईरानियन। तो आपको मेन अगर ये याद है 8 2MST तो आप बाकी को भी याद कर लेंगे। A से है आर्यो द्रविडियन, I से है इंडो आर्यन, D से है द्रविडियन, 2M से है एक M है हो जाएगा मंगोलॉयड, एक हो जाएगा M से मंगोलो द्रविडियन, देन S से है साइथो द्रविडियन, T से है टर्को ईरानियन। अब देख लीजिए यहाँ पर अगर मिलाएंगे तो रिस्ले के क्लासिफिकेशन में साइथो द्रविडियन टाइप आया है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पर जो रिस्ले क्लासिफिकेशन नॉर्डिक्स लिखा है ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो रिस्ले को तो हम लोगों ने चेक कर लिया। अब आता है गुहास क्लासिफिकेशन। अब गुहा की क्लासिफिकेशन के लिए भी एक फॉर्मूला है गुहा की क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, और वो है 2M 2N PW, 2M 2N PW। ठीक, अब यहाँ पर आपको चेक करना होगा क्या है 2M 2N PW। तो देखो 2M आ गया, इसका मतलब M से 2 रेसेस हैं
2n आ गया, इसका मतलब n से भी 2 रेसेस हैं, p से 1 है, w से 1 है, ठीक है। तो टोटल 6 टाइप्स में इन्होंने बांटा था, 2 2 4 और 5 और 6, और यहाँ पे क्या है 7 टाइप्स हैं, a i d 3 हो गई, फिर 2m हो गए, 5 हो गए, और 6 और 7, तो 7 टाइप्स में बांटा था रिस्ले ने। रिस्ले ने कितने टाइप्स में बांटा था? 7 रेशियल टाइप्स में। और गुहा ने कितने में बांटा था? 6 रेशियल टाइप्स में। क्या है? 2m 2n pw मीन्स 2 + 2 4 + 2 हो गया 6। ओके, अब ये क्या है 6 देख लेते हैं। m से हो जाएगा मंगोलॉयड, एक m से तो मंगोलॉयड हो गया, एक दूसरा जो m है वो क्या है? मेडिटेरानियन है, मेडिटेरानियन, ठीक। तो मंगोलॉयड एंड मेडिटेरानियन हो गया गुहा के क्लासिफिकेशन में। यहाँ पे भी 2 m थे, लेकिन वो कौन से थे? वो मंगोलॉयड थे और मंगोलो द्रविडियन थे। ये देखिए अंतर है दोनों m में, ठीक है। गुहा के जो m है उसमें मेडिटेरानियन और मंगोलॉयड है, जबकि रिस्ले के जो 2m है उसमें मंगोलॉयड तो है लेकिन मंगोलो द्रविडियन भी है, ठीक है। अब देखिए 2n आ गया, n में एक तो n तो नॉर्डिक्स हो जाएगा और एक n हो जाएगा नीग्रिटो। नीग्रिटो जो एलिमेंट है, गुहा ने अपने क्लासिफिकेशन में बताया था कि जो ये ऑटोथोनस ये एलिमेंट माना था उन्होंने इंडियन ट्राइब्स में। कादर जो पीपुल हैं साउथ के, उनमें इन्होंने नीग्रिटो एलिमेंट देखा था, ठीक है। तो ये हो गया नीग्रिटो एंड नॉर्डिक्स। एंड पी से हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड ट्राइब जो है, मतलब रेसेस यहाँ पर इनको मतलब इन्होंने क्लासिफाई किया। एंड डब्ल्यू से हो जाएगा वेस्टर्न ब्रैकिसेफल्स, वेस्टर्न ब्रैकिसेफल्स, ठीक है। तो 2m 2n pw ये फॉर्मूला है गुहा का, 2n 2m pw। तो mn pw ये देखिए अल्फाबेटिकली अरेंज भी किया है मैंने, जिससे आपको इजीली याद हो जाए कि m पहले आता है, देन n आता है, देन pw। तो ये आप कर सकते हैं। गुहा की क्लासिफिकेशन में ये ऊपर नीचे हो सकता है, पर यहाँ याद करने के लिए इसको अल्फाबेटिकली अरेंज किया है, mn pw, जिससे इजीली याद हो जाए। इसी तरह 8 2mst ये अल्फाबेटिकली अरेंज है, ठीक है। ये अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया है जिससे कि आपको इजीली ये याद हो जाए। टी पहले भी किया सकता था लेकिन इसको अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया, ठीक है। तो 2m 2n pw ये याद हो जाएगा आपको। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे गुहा की क्लासिफिकेशन में क्या मैच कर रहा है। तो आपने देखा कि 2m से मंगोलॉयड था और मेडिटेरानियन था, यहाँ पे मंगोलॉयड मेडिटेरानियन दिया नहीं है। देन 2n से नॉर्डिक और नीग्रिटो था। देखिए नॉर्डिक को इन्होंने रिस्ले में लगा दिया था, इसीलिए रॉन्ग स्टेटमेंट था। अगर ये गुहा के क्लासिफिकेशन में नॉर्डिक होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ रिस्ले था इसलिए रॉन्ग था। नीग्रिटो भी नहीं है यहाँ पूछा गया है। अब पी से प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड लिखा है गुहा में, और गुहा के क्लासिफिकेशन में प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड देखिए बी स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये सही स्टेटमेंट है। गुहा के क्लासिफिकेशन में प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड मीन्स ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि गुहा ने प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड रेस बताया था, ठीक है। एंड गुहा के क्लासिफिकेशन में टर्को ईरानियन लिख रहा है, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि टर्को ईरानियन तो आपने देखा था रिस्ले वाले में था, टी से टर्को ईरानियन था, ठीक है। तो सी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, सी रॉन्ग हो गया। तो ए और सी तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, बी और डी जो है करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में हमको देखना था कि कौन से करेक्ट हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट में अगर देखें तो बी सही है और डी सही है, तो बी एंड डी ओनली हो गया, बी एंड डी ओनली हो गया, ठीक है। तो आप में से जिन बच्चों ने सेकेंड ऑप्शन चूज किया होगा वो सही है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ एफ जी बेली इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। जो पब्लिकेशन है ओल्डेस्ट से मोस्ट रीसेंट मीन्स मोर रीसेंट की तरफ आपको बढ़ना है, मीन्स अर्लीस्ट से लेटेस्ट की तरफ आपको बढ़ना है। सबसे पहला जो इनका पब्लिकेशन रहा होगा उससे बाद वाले पब्लिकेशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, ओके। तो सबसे पहला अब इसमें देखना ट्राइब कास्ट एंड नेशन। ट्राइब कास्ट एंड नेशन जो बुक है वो 1960 की है, 1960 की बुक है, 1960 की बुक है। पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज इन उड़ीसा, ये बुक 1963 की है, 63 की है। देन आता है आपका विच हंट, तो ये तो 1994 की बुक हो गई।
एंड जो कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर है ये सबसे अर्लीस्ट बुक है, ये 1957 की 57 की, ठीक है। तो कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर जो है, जो कि उड़ीसा के बीसी पाड़ा विलेज में एफ.जी. बेरी ने स्टडी किया था, तो इसमें कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर जो एक बुक है ये सबसे पहले लिखी गई है 1957 में। देन आती है ट्राइब कास्ट एंड नेशन जो कि 1960 में लिखी गई है। देन पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज इन उड़ीसा 1963 में लिखी गई है। एंड देन विच हंट आती है जो कि 1994 की बुक है। इसका मतलब सी सबसे पहले होगा, CABD होगा। CABD मीन्स ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। देन यहाँ पर देख लेते हैं सीक्वेंस फॉलोइंग स्टेप्स इन फिश टेक्निक इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर सीक्वेंस करना है आपको फिश टेक्निक में। तो इसमें जो है ये आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले क्या होगा, फिक्सेशन ऑफ सेल्स ऑन ए साइड होगा, सबसे पहले फिक्सेशन ऑफ सेल्स ऑन ए साइड होगा। सी पहले आएगा, सी कहाँ पहले आया है, ऑप्शन 3 में पहले आया है, एक ही जगह, बाकी जगह DAB है, तो सी पहले आया, इसका मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। फिक्सेशन ऑफ सेल्स ऑन ए साइड, पहले स्लाइड में सेल्स को फिक्स करते हैं। देन डीनेचुरेशन होता है DNA का, डीनेचुरेशन ऑफ DNA। देन आती है प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन की, एंड देन लास्ट होती है डिटेक्शन ऑफ सिग्नल यूजिंग अ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो सबसे पहले फिक्सेशन ऑफ सेल्स होगा, देन डीनेचुरेशन होगा, देन हाइब्रिडाइजेशन होगा, एंड देन डिटेक्शन होगा। तो CABD इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब यहाँ पर कुछ प्राइमेट लोकोमोशन है और प्राइमेट्स के यहाँ नाम दिए हुए हैं। लेमुर्स एंड लॉरिसेस हैं, मीन्स लेमुर्स एंड टार्जियर्स हैं, ठीक है, जो आप पढ़े थे प्रोजीमियंस में, तो प्रोजीमियंस में आते हैं, ठीक है। और ये स्टेप्सीराइनी में आता है लेमुर्स लॉरिसेस, लेकिन टार्जियस को आप हेप्लोराइनी में पढ़े होंगे, ठीक है। जो बाकी जो ग्रेट एप्स थे उनके साथ टार्जियस को रख दिया जाता है, लेकिन प्रोजीमियंस में हम अगर देखें तो प्रोजीमियंस में ये दोनों आते हैं। तो लीपिंग जो लोकोमोशन है, लीपिंग, क्लाइंबिंग, हॉपिंग, इस तरह के जो लोकोमोशन है वो हमको प्रोजीमियंस में मिलते हैं। तो लेमुर्स एंड टार्जियस में हमको लेमुर्स, टार्जियस, जो इंट्रीज है, आई बेबी है, पोट्टो है, टार्जियस, ये सब में क्या हमको मिलेगा, लीपिंग, क्लाइंबिंग, हॉपिंग, इस तरह के लोकोमोशन मिलते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है मॉडिफाइड ब्रैकिएटर, सेमी ब्रैकिएटर्स एंड सस्पेंशन, ठीक है। अब मॉडिफाइड ब्रैकिएटर्स कहने का मतलब ट्रू ब्रैकिएटर्स होते हैं जिसमें कि गिब्बन एंड सियामिंग आते हैं, जो स्मॉल एप्स होते हैं गिब्बन, सियामिंग, वो ट्रू ब्रैकिएटर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन मॉडिफाइड ब्रैकिएटर कहने का मतलब है कि वो अपनी जो फोर आर्म है, फोर आर्म देखिए, जो ब्रैकिएटर्स होते हैं वो फोर आर्म लंबी होती है एज कम्पेयर टू द हाइंड आर्म, ठीक है। तो जो नीचे की आर्म्स होती है, मीन्स जिसमें लेग्स आते हैं, लेग्स उनके छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू उनके हैंड्स बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। तो ब्रैकिएशन के लिए जो लंबे हाथ होते हैं उसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच वो क्लाइंब करते हैं, मीन्स मतलब कूद के वो जाते हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, वो जो ब्रैकिएशन की पद्धति होती है वो इस तरह लोकोमोट करते हैं। तो इस तरह जो ये लंगूर्स हैं या आपको मंकीज में आपको दिखता है, लेकिन जो स्मॉल एप्स हैं वो ट्रू ब्रैकिएटर्स हैं, ट्रू ब्रैकिएटर्स होते हैं स्मॉल एप्स। और ब्रैकिएशन वैसे आपको ग्रेट एप्स में भी मिलेगा, जिसमें कि आपके चिंपैंजी, गोरिल्ला आते हैं और ओरंगुटान आते हैं, वो भी ब्रैकिएटर्स होते हैं, पर उसमें से कुछ मॉडिफाइड ब्रैकिएटर्स होते हैं, कुछ सेमी ब्रैकिएटर्स होते हैं, लेकिन ट्रू ब्रैकिएटर्स में सिर्फ गिब्बन और सियामिंग आता है, गिब्बन और सियामिंग ही ट्रू ब्रैकिएटर्स होते हैं, जो कि स्मॉल एप्स होते हैं, बाकी सब लार्ज एप्स हैं, ग्रेट एप्स मतलब लार्ज एप्स कहे जाते हैं, ठीक है। जिसमें कि ओरंगुटान लार्ज एप में आता है, गोरिल्ला, चिंपैंजी आता है, ये लार्ज एप्स होते हैं, गिब्बन, सियामिंग स्मॉल एप्स आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर लीपिंग देख लिया हमने, लेमुर्स एंड टार्जियस, तो ए का तो 4 देख लिया, अब ए का 4 देख लीजिए आप, 3 जगह दिया हुआ है,
3 जगह 1 2 3 तीनों ऑप्शन में ए का 4 दिया हुआ है, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में ए का 1 दिया हुआ है जो कि गलत है, ए का 4 ही होगा। अब चेक कर लेते हैं बी क्या होगा। अब मॉडिफाइड जब ब्रैकेटर्स की बात आती है तो मॉडिफाइड ब्रैकेटर्स में सिर्फ ग्रेट एप्स आते हैं, सिर्फ ग्रेट एप्स आते हैं, मीन्स लार्ज एप्स आते हैं, छोटे स्मॉल एप्स नहीं आते हैं। तो ओरंगुटान तो मॉडिफाइड ब्रैकेटर है पर गिब्बन नहीं है, क्योंकि गिब्बन तो ट्रू ब्रैकेटर था, इसलिए मॉडिफाइड ब्रैकेटर में 3 तो नहीं होगा, 2 होगा, ऑप्शन 2 होगा मॉडिफाइड ब्रैकेटर में। कहने का मतलब मॉडिफाइड ब्रैकेटर ये है कि वो अपना सिर्फ 4 आर्म ही नहीं यूज करते हैं, वो अपने लेग्स को भी यूज कर लेते हैं ड्यूरिंग क्लाइंबिंग, और टेल को भी यूज कर लेते हैं, इसीलिए वो जो है मीन्स स्पेशली लेग्स को यूज कर लेते हैं, और इसीलिए वो मॉडिफाइड ब्रैकेटर्स हैं, वो ट्रू ब्रैकेटर्स नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ 4 आर्म नहीं यूज करते, उसके साथ साथ वो दूसरे ऑर्गन जिसमें कि वो अपने लेग्स को भी यूज कर लेते हैं, मतलब हाइंड आर्म को भी यूज कर लेते हैं, और इसीलिए वो मॉडिफाइड ब्रैकेटर्स की कैटेगरी में आते हैं, इसमें लार्ज एप्स आते हैं, लार्ज एप्स आते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रिप्यूडल लोकोमोशन भी करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए, लेकिन जो सेमी ब्रैकिएटर्स हैं, सेमी ब्रैकिएटर्स में आपका गिब्बन आ सकता है, ट्रू ब्रैकिएटर्स तो है लेकिन सेमी ब्रैकिएटर भी है, जिसमें कि ये एक्सेप्ट ये ब्रैकिएशन, ये लोकोमोशन जो है इनके वो ये आपके क्वाड्रिप्यूडल लोकोमोशन भी हो सकते हैं। तो सेमी ब्रैकिएटर में आपका ओरंगुटान, मतलब आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी में किसी भी एप को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सभी एक साथ कई टाइप के लोकोमोशन करते हैं, जिसमें कि वो ब्रैकिएशन, ट्रू ब्रैकिएशन भी कर रहे हैं, वो सेमी ब्रैकिएशन भी कर रहे हैं, वो मॉडिफाइड ब्रैकिएशन भी कर रहे हैं। जिस तरह ओरंगुटान आपका सेमी ब्रैकिएटर में भी आता है, आपके मॉडिफाइड ब्रैकिएटर में भी आता है, इसी तरह चिंपैंजी गोरिल्ला सेमी ब्रैकिएटर मॉडिफाइड ब्रैकिएटर दोनों कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से अगर हम सेट करेंगे तो गिब्बन को हम मॉडिफाइड ब्रैकेटर्स में नहीं रखते, क्योंकि मॉडिफाइड में सिर्फ ग्रेट एप्स आते हैं। ठीक है, तो ओरंगुटान को एक बार हम रख सकते हैं लेकिन गिब्बन को नहीं रखेंगे, इसलिए गिब्बन के साथ ओरंगुटान लिखा है, इसलिए ये तो मॉडिफाइड नहीं होगा, मॉडिफाइड में सिर्फ ग्रेट एप्स आते हैं, जिसमें कि चिंपैंजी एंड गोरिल्ला लिखेंगे। ओरंगुटान क्योंकि यहाँ गिब्बन के साथ है, इसलिए हम यहाँ पे मॉडिफाइड ब्रैकेटर्स में बी के साथ 3 नहीं चूज करेंगे, जबकि एक ऑप्शन में बी के साथ 3 भी दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे मॉडिफाइड ब्रैकेटर्स में गिब्बन को हम नहीं ले सकते, इसलिए ऑप्शन 1 तो रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन 2 एंड 3 में हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अब इसमें बी के साथ 1 दे दिया है, हाउलर मंकी एंड लंगूर, तो ये भी गलत हो गया, इसका मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। ठीक है, अब और भी चेक कर लेते हैं, तो बी के साथ हमने 2 लगाया, ये तो सही है। सेमी ब्रैकिएटर्स में, सेमी ब्रैकिएटर्स में ये लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, हाउलर मंकी एंड लंगूर, हाउलर मंकी एंड लंगूर। ठीक है, हाउलर मंकी एंड लंगूर लगा दिया, ये सेमी ब्रैकिएटर्स होते हैं। मीन्स देखिए सेमी ब्रैकिएटर्स में ये भी आ सकते थे, लेकिन जो अभी क्वेश्चन है उसके हिसाब से सेट करना है। तो लंगूर में देखिए, आपको लंगूर में भी ब्रैकिएशन मिल सकता है, आपको लंगूर में भी लीपिंग, क्लाइंबिंग, हॉपिंग सब मिल सकता है, और वो लोकोमोशन भी करते हैं, क्वाड्रुपेडल भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेमी ब्रैकिएटर्स में हम इनको ले रहे हैं क्योंकि अपनी टेल को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो सेमी ब्रैकिएटर्स हो गए, मीन्स एक साथ कई टाइप के लोकोमोशन ये कर रहे हैं, एक साथ ये कई टाइप के लोकोमोशन करते हैं, इनमें सस्पेंशन भी दिखाई दे रहा है, ब्रैकिएशन दिखाई दे रहा है, इनमें जो दूसरे टाइप के लोकोमोशन जिसमें कि क्वाड्रुपेडल और ये सब लोकोमोशन दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह ये सेमी ब्रैकिएटर्स हो गए। तो हाउलर मंकी एंड लंगूर आपके सेमी ब्रैकिएटर्स हो गए। अब बच रहा है सस्पेंशन, सस्पेंशन को हम लगा देंगे 3 के साथ, और सस्पेंशन इज अ काइंड ऑफ ब्रैकिएशन। ठीक है, काइंड ऑफ ब्रैकिएशन, और ब्रैकिएशन तो दोनों में ही है, जिसमें कि गिब्बन भी है और ओरंगुटान भी है, तो ये हो गया आपका सस्पेंशन। ठीक है, तो जो ट्रू ब्रैकिएशन है उसमें भी सस्पेंशन आएगा, मॉडिफाइड ब्रैकिएशन में भी सस्पेंशन एक्टिविटी जोड़ सकते हैं, तो सस्पेंशन जो ऑप्शन है वो 3 के साथ जुड़ जाएगा, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट है, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है। ठीक है,
तो आपने देखा, देखिए इसमें जो लोकोमोशन दिए हुए हैं वो एक साथ कई ऑप्शंस में फिट हो सकते हैं, पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग अगर अरेंज करना है तो आपको लीपिंग में लेमोर्स एंड टारजेसी लगाना होगा। मॉडिफाइड ब्रैकिएटर्स में क्योंकि ग्रेट एप्स आते हैं इसलिए हम गिब्बन वाला ऑप्शन छोड़कर, क्योंकि गिब्बन एक स्मॉल एप है, ये तो ग्रेट एप है लेकिन ये स्मॉल है, इसलिए 3 नहीं चूज करेंगे, 2 चूज करेंगे। और चिंपैंजी एंड गोरिल्ला को हमने सेट किया। फिर सेमी ब्रैकिएटर्स में हमने हाउलर मंकी एंड लंगूर को किया। हाउलर मंकी एंड लंगूर में भी सस्पेंशन आ सकता था, लेकिन सेमी ब्रैकिएटर्स में ये फिट नहीं हो रहे थे क्योंकि ये तो ट्रू ब्रैकिएटर है, ये ट्रू ब्रैकिएटर, ये सेमी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गिब्बन के साथ सेट नहीं हो रहा था। तो हमने हाउलर मंकी एंड लंगूर लगाया एंड देन डी के साथ जो है 3 ऑप्शन लगा जिसमें कि गिब्बन एंड ओरंगुटान, क्योंकि सस्पेंशन एक एक्टिविटी है जिसमें सभी आ जाएंगे। अगर हम सेट करें तो सस्पेंशन में हाउलर मंकी लंगूर भी आ जाएंगे, गिब्बन ओरंगुटान भी आ जाएंगे, चिंपैंजी गोरिल्ला, क्योंकि सस्पेंशन मीन्स ब्रैकिएशन, और ब्रैकिएशन में सारी कैटेगरी आ सकती है, ठीक है, चाहे वो मॉडिफाइड हो, चाहे सेमी ब्रैकिएटर्स हो, चाहे ये हो। तो इसलिए ट्रू ब्रैकिएटर्स वाली कैटेगरी भी इसमें सेट होती है, इसलिए सस्पेंशन हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। देन यहाँ पर चेक कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये दोनों ही प्राइमेट से पूछे गए हैं क्वेश्चन, प्राइमेट सोशल बिहेवियर इज और करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था प्राइमेट से, और दूसरा ये क्वेश्चन है फीमेल फिलोपैट्री इज ए primate social system in which females remain and breed in the group of their birth whereas male emigrate, ठीक है। Female philopatry is a primate social system in which males remain in the group of their birth whereas female immigrate. Dominance is once a male enters a new group and male must compete directly with the resident males over the groups. Males are the only dominant sex in all primate species. ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट चेक करना है कि प्राइमेट के सोशल बिहेवियर से मिलता जुलता कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो सबसे पहले डी को देख लेते हैं कि मेल्स आर द ओनली डोमिनेंट सेक्स इन द ऑल द प्राइमेट स्पीशीज, ये तो सीधे सीधे रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि मेल इज द ओनली डोमिनेंट, ये तो गलत होगा, फीमेल्स भी डोमिनेंट होती हैं प्राइमेट ग्रुप्स में, इसलिए मेल इज द ओनली डोमिनेंट स्पीशीज, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। अब फीमेल फिलोपैट्री से जुड़े हुए 2 स्टेटमेंट हैं, जिसमें एक में तो लिखा है कि वो जिस ग्रुप में बर्थ लेती हैं फीमेल उसी में रहती हैं ताउम्र, और सिर्फ मेल्स जो हैं वो बाहर जाते हैं और वो ग्रुप में आते हैं बाहर से, ठीक है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि फीमेल्स माइग्रेट करती हैं और मेल्स रह जाते हैं अपने ग्रुप में। तो इसमें जो बी स्टेटमेंट है जिसमें कह रहा है कि फीमेल ही माइग्रेट करती है, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि प्राइमेट सोशल बिहेवियर में जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में हैं, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, उसमें फीमेल फिलोपैट्री अगर देखी जाए तो उसमें फीमेल्स हमेशा अपने ग्रुप में रहती हैं, मेल्स बाहर से आते हैं, ठीक है। तो फीमेल्स हमेशा रहती हैं अपने ग्रुप में जिसमें बर्थ लेती हैं, मेल्स जो हैं वो इमाइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो वो ग्रुप छोड़ के बाहर जाते हैं, दूसरे ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, लेकिन फीमेल्स अपना ग्रुप नहीं छोड़ती है, फीमेल अपना ग्रुप नहीं छोड़ती है, ठीक है। मेल्स छोड़ सकते हैं, फीमेल नहीं छोड़ती है, तो इसलिए ए स्टेटमेंट सही है, ए स्टेटमेंट सही है। अब सी देख लेते हैं, डोमिनेंस इज वंस अ मेल एंटर्स अ न्यू ग्रुप एंड मेल मस्ट कॉम्पीट डायरेक्टली विद द रेजिडेंट मेल्स ओवर द ग्रुप फीमेल। हाँ ये सही है, क्योंकि मेल जब दूसरे ग्रुप में जाता है अपना ग्रुप छोड़ के, तो वहाँ की जो फीमेल है उसके ऊपर अपना जो है हथियाने के लिए, मीन्स उसके ऊपर अपना पोजीशन के लिए वो जो वहाँ के जो रेजिडेंट मेल्स हैं उनसे वो कम्पीट करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये जो सी स्टेटमेंट है वो सही है, सी स्टेटमेंट सही है और आपका ए स्टेटमेंट सही है, तो ए एंड सी सही है, बी एंड डी रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ए एंड सी इज द राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन द प्रोफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। अब माइटोसिस सेल डिवीजन के जो प्रोफेज स्टेज है उसके बारे में पूछ रहा है कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप को आप करेक्ट जो सीक्वेंस है उसको चूज करिए।
तो देख लेते हैं द पोलर ओरिएंटेशन ऑफ द सेल फॉर द डिवीजन into two daughter cells established. Nuclear envelope breaks down, nuclear envelope disappears, और the diffuse chromatin fibers condense and begin to form dense chromosome. ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला स्टेटमेंट होगा वो तो डी होना चाहिए, D1 स्टेटमेंट होना चाहिए, देन ए होना चाहिए सेकेंड स्टेटमेंट, एंड बी एंड सी तो एक ही तरह के स्टेटमेंट है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर्स। तो ये तो हो गए इसके बाद के थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। ठीक है, तो डी ए बी सी होना चाहिए। डी ए बी सी यहाँ पर कहीं नहीं दिया हुआ है, डी ए बी सी ये ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, डी ए बी सी। और यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में आप देखें तो ए डी सी ए दो बार रिपीट हो गया है, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है, मीन्स क्वेश्चन पूछा गया तो उसके ऑप्शन सब गलत हैं। डी ए बी सी होना चाहिए इसका आंसर, राइट आंसर डी ए बी सी होना चाहिए, जो कि नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। और सेकेंड ऑप्शन अगर आप देखें तो ए 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत होगा, इसको डिक्लाइन कर देना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई रॉन्ग मतलब करेक्ट ऑप्शन आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि करेक्ट जो होगा वो डी ए बी सी और जो यहाँ दिया नहीं है। द टर्म फिलिएशन इज क्वाइंड बाई, अफिलिएशन की बात कर रहा है। ठीक है, अफिलिएशन जो है ये आपको मेयर फोर्ड्स ने दिया था, मेयर फोर्ड्स ने ही सबसे पहले ये फिलिएशन वर्ड को यूज़ किया था। ठीक है, फिलिएशन वर्ड को सबसे पहले मेयर फोर्ड्स ने ही किनशिप स्टडीज में यूज़ किया था। तो चाइल्ड और उनके पेरेंट्स के बीच का जो रिलेशनशिप उसी को फिलिएशन कहते हैं, मेयर फोर्ड्स के द्वारा ये दिया गया था, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एंड स्कॉलर दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपको मैच कराना है, कॉन्सेप्ट एंड स्कॉलर दिए हुए हैं, मैच कराना है। तो पैराडाइम है, पैराडाइम के साथ कौन हो जाएगा, टी कोहन, इन्होंने इस पे काम किया था सबसे पहले। थॉमस कोहन ने ही कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम शिफ्ट जो है अपनी बुक स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशंस में बताया था। ठीक है, पैराडाइम को स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन की एक बुक थी, उसमें थॉमस कोहन ने इंट्रोड्यूस किया था दिस कॉन्सेप्ट। एंड फाल्सिफिकेशन दिया हुआ है, फाल्सिफिकेशन ये आपका हो जाएगा कॉल पॉपर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, कॉल पॉपर जिन्होंने जो कॉन्सेप्ट फाल्सिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये दिया था, ये कार्ल पॉपर का हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, देन नेटवर्क एनालिसिस आती है, नेटवर्क एनालिसिस, और इसमें बार्न्स आ जाएंगे, बार्न्स नेटवर्क एनालिसिस में जे बार्न्स का काम आ जाएगा, जो कि सोशल नेटवर्क की बात करते हैं, सोशल नेटवर्क में नेटवर्क एनालिसिस की जो बात करते हैं जे बार्न्स करते हैं। एंड देन मिडिल रेंज थ्योरी आती है, जो कि आर के मार्टन की थ्योरी है। ठीक है, मिडिल रेंज थ्योरी सोशियोलॉजी में इन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी दी थी रॉबर्ट के मार्टन ने, जो कि बैलेंस करता है, मीन्स थ्योरी विद द एम्पेरिकल रिसर्च। ठीक है, इट मर्जेस द थ्योरी विद द एम्पेरिकल रिसर्च, और इसी के ऊपर इन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी दी थी, मिडिल रेंज थ्योरी दैट मर्जेस द थ्योरी विद द एम्पेरिकल रिसर्च। ठीक है, तो आर के मार्टन, जो भी रॉबर्ट के मार्टन, सोशियोलॉजी में इनका कॉन्सेप्ट था मिडिल रेंज थ्योरी का। तो पैराडाइम पे मतलब उस पर काम किया था टी कोहन ने, फाल्सिएबिलिटी फाल्सिफिकेशन पे काम था कॉल पॉपर का, नेटवर्क एनालिसिस पे आपके बार्न्स आ जाते हैं, जे बार्न्स, एंड देन मिडिल रेंज थ्योरी पे आपका आर के मार्टन आते हैं। तो पैराडाइम पे टी कोहन 3 ऑप्शन हो गया, 3 2 जगह दिया हुआ है। अब देख लेते हैं बी फाल्सिफिकेशन कार्ल पॉपर, मीन्स ऑप्शन 1 करेक्ट है। बी के साथ फोर्थ दिया हुआ है ना, ऑप्शन 1 करेक्ट है। then C के साथ 2 दिया हुआ है बार्न्स, एंड देन मिडिल रेंज थ्योरी 1 दैट इज आर के मार्टन। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, देन हिमालयन लेकोस्ट्रीन यूनिट्स ऑफ टेट्रॉट एंड पिंजौर बिलोंग्स टू, टेट्रॉट एंड पिंजौर जो शिवालिक हिल्स रेंज मानी जाती है, इसमें जो हिमालयन
इक्वेस्ट्रियन यूनिट्स हैं वो किस इपॉक से बिलोंग करते हैं पूछा जा रहा है। होलोसीन है, प्लिस्टोसीन है, प्लायोसीन एंड मायोसीन है। तो आपका सही आंसर होगा प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन, ठीक है। हिमालयन इक्वेस्ट्रियन यूनिट्स ऑफ टेट्राडोन पिंजौर बिलोंग्स टू प्लिस्टोसीन। ओके, यहाँ पे मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जेम्स क्लिफर्ड है, विंसेंट कैपेजिनो है, पॉल रेनबो है एंड साडा है, ठीक है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। जेम्स क्लिफोर्ड, जेम्स क्लिफर्ड का है। क्लिफर्ड ने तो राइटिंग कल्चर पे बुक लिखी थी ना, राइटिंग कल्चर, क्लिफर्ड ने। तो क्लिफर्ड का तो हो जाएगा एथनोग्राफिक अथॉरिटी हो जाएगा, ऑन एथनोग्राफिक अथॉरिटी। क्लिफर्ड का 2 हो जाएगा। क्लिफर्ड का क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। एंड जो ये है कैपेजिनो, ये तुहामी के ऊपर हो जाएगा। तुहामी के ऊपर इन्होंने नोट्स लिखी थी, तुहामी पोर्ट्रेट ऑफ ए मोरक्कन, ठीक है। तुहामी इसमें कैरेक्टर था एक, तुहामी जो तुहानी एक कैरेक्टर था। पोर्ट्रेट ऑफ मोरक्कन ये एक विंसेंट कैपेजिनो के द्वारा लिखी गई एक बुक है तुहामी, जिसमें कि एक ये इलिटरेट मोरक्कन टाइल मेकर है जो बिलीव करता है कि एक कैमल फुटेड शी डेमन से उसकी शादी हो गई और इसके बारे में पूरा तो वो जिक्र करता है। तो ये तुहामी पोर्ट्रेट ऑफ मोरक्कन कैपेजिनो के द्वारा लिखी गई है। तो इसे एक नया तरीके से एंथ्रोपोलॉजी में सोचने का ये एक नया तरीका था, विंसेंट कैपेजिनो के द्वारा लिखा गया था तुहामी पोर्ट्रेट ऑफ मोरक्कन। देन पॉल रेनबो के द्वारा ये हो जाएगा फील्डवर्क एंड फ्रेंडशिप इन मोरक्को, ठीक है। फील्डवर्क एंड फ्रेंडशिप इन मोरक्को ये इनके द्वारा लिखी गई है, पॉल रेनबो के द्वारा। फील्डवर्क एंड फ्रेंडशिप इन मोरक्को पॉल रेनबो के द्वारा लिखी गई है। एंड ये सैडा के द्वारा लिखा गया डेडली वर्ड्स, डेडली वर्ड्स विचक्राफ्ट इन द बुकेज। तो ये हो गया। तो क्लिफोर्ड के द्वारा राइटिंग कल्चर, राइटिंग कल्चर से जुड़ा हुआ एथनोग्राफिक अथॉरिटी हो जाएगा। तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2, बी का 3 और सी का 4 एंड डी का 1, ठीक। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, ऑप्शन 3 करेक्ट है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म यूज्ड बाय द जेम्स स्कॉट for the study of peasant economy where mutual institutions are designed to insure against risk rather than on the principle of individual maximization is called as। तो इस पे इन्होंने मोरल इकोनॉमी एक बुक लिखी थी, मोरल इकोनॉमी, ठीक है। मोरल इकोनॉमी ऑफ द पीजेंट ये एक बुक का नाम था, इनके द्वारा लिखा गया था, जेम्स स्कॉट के द्वारा। तो यहाँ पे जो टर्म होगा वो मोरल इकोनॉमी हो जाएगा, मोरल इकोनॉमी हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, ओके। सो ये क्वेश्चन देखते हैं। एल्बिनिज्म और रिसेसिव ट्रेट अकर्स अबाउट 1 in 10,000 persons in a population. The frequency of heterozygotes in the population is approximately, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें एल्बिनिज्म जो होता है वो एक ये रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। एल्बिनिज्म इज अ रिसेसिव ट्रेट, जैसा कि लिखा भी है, रिसेसिव ट्रेट है। एल्बिनिज्म इज रिसेसिव ट्रेट। इट अकर्स अबाउट 1 मींस 10,000 पर्सन पे 1 किसी एक को होता है, ठीक है। तो albinism recessive trait occurs about 1 in 10,000 persons in a population. The frequency of heterozygotes in the population is approximately। अब heterozygotes की frequency पूछ रहा है और heterozygotes की frequency निकालने के लिए हमको ये जो हार्डी-वेनबर्ग लॉ होता है, हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन की मदद लेनी पड़ेगी, जिस जो फॉर्मूला होता है p² + 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक। यही हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल होता है। अब इसमें जो हेट्रोजाइगोट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी ये 2pq से निकलती है,
2pq का आपको मतलब वैल्यू निकालनी है, तब आप हेटेरोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। अब इसमें कौन सी हेटेरोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी, यही आपको निकालना है। और फ्रीक्वेंसी दी किसकी है, मींस अबाउट 1 पूछ रहा, और ये रिसेसिव ट्रेट है, और रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव जो है वो क्यू स्क्वायर से निकलती है, डोमिनेंट होमोजाइगस फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो डोमिनेंट होमोजाइगस फ्रीक्वेंसी क्यू से निकलती है, क्यू स्क्वायर से नहीं, क्यू स्क्वायर नहीं, सॉरी, डोमिनेंट पी स्क्वायर से निकलती है, क्यू स्क्वायर से रिसेसिव निकलती है। ठीक है, डोमिनेंट जो होमोजाइगस स्टेट है उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से निकलेगी, पी स्क्वायर की वैल्यू से, और जो रिसेसिव होमोजाइगस स्टेट है फ्रीक्वेंसी है वो क्यू स्क्वायर की वैल्यू होती है। ठीक है, रिसेसिव। ओके, अब रिसेसिव ट्रेट की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1 in 10,000%। ठीक है, मीन्स क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको दी हुई है, रिसेसिव होमोजाइगस फ्रीक्वेंसी जो है वो दी हुई है, मीन्स 1 in 10,000%, मीन्स 0.0001। ठीक है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.001, 1 in 10,000 है, मीन्स 10,000 1/10,000 करेंगे तो क्या होगा, 0.0001 आएगा। ठीक है, तो ये क्यू स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, और इसका निकालेंगे क्यू तो क्या हो जाएगा 0.01। ठीक, ये तो हो गई क्यू स्क्वायर की वैल्यू। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 0.001 है, और पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी तो पी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो 1 माइनस क्यू स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस क्यू करेंगे तो p की वैल्यू निकलेगी, p की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो 1 माइनस 0.01, तो ये हो जाएगा 0.99। ठीक है, 0.99, तो Q की वैल्यू है 0.01 और P की वैल्यू निकल रही है 0.99। ठीक है, तो 2pq हो जाएगा, 2pq क्या हो जाएगा ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये 2pq जो है वो आएगा 0.0198। ठीक, 0.0198। ठीक, 0.0198 आ रहा है, तो 0.0198 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या जाएगा 0.02 हो जाएगा। 9 जो है बड़ा 5 से, तो ये 1 जो है 2 में हो जाएगा, तो 0.02 हुआ। ठीक, तो 0.02 आएगा आंसर। ठीक, 0.02 ये आपको हेटेरोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी 2pq की वैल्यू 2 into p that is 0.99 into q that is 0.01 और इसका आया 0.02। ठीक, 0.0198 आया जिसको कि 0.02 माना जाएगा, तो 0.02 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.02, ऑप्शन 4 जो है करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन अप्रोच इन सिस्टमैटिक्स वेयर इट रिलाइज ओनली ऑन न्यूमेरिकली डिस्क्राइबिंग डिग्रीज ऑफ सिमिलरिटी and differences between the organisms without biases created by knowing some groups are more close related than others। ठीक है, अब इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। एक तो सिस्टमैटिक्स की बात कर रहे हैं, सिस्टम नेचुरली सबसे पहले कैरोलस लिनेस के द्वारा दिया गया था। ये क्लासिफिकेशन करने का एक वो मीन्स अरेंज करना स्पीशीज को, उनको क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो कि टैक्सोनॉमी आता है लिनेस के द्वारा दिया गया था, टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन। देन जो न्यूमेरिकली डिस्क्राइबिंग डिग्री, अगर सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को देखते हैं तो न्यूमेरिकल वर्ड जब आ जाता है तो आंसर होता है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स इज आल्सो नोन एज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है,
नंबर्स की बात है, न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल्स मीन्स नंबर, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। और एक तो हो गया न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकली डिस्क्राइबिंग डिग्रीज है, और न्यूमेरिकली डिस्क्राइबिंग डिग्रीज की जब बात होगी तो आपको फेनेटिक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्लैडिस्टिक्स जो होता है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है, ठीक है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को शो करता है। दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो सिमिलरिटीज हैं वो इसलिए होंगी क्योंकि वो क्लोजली रिलेटेड होंगे, उनका जो एंसेस्टर्स होंगे वो एक होंगे, इसलिए वो सिमिलरिटीज मिल रही हैं, और अगर डिफरेंसेस होंगे इसका मतलब वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर जब हम देखते हैं स्पीशीज के बीच की जो सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस है तो उसको क्लैडिस्टिक्स कहते हैं। लेकिन जो न्यूमेरिकली डिस्क्राइबिंग डिग्रीज को देखते हैं सिमिलरिटीज क्यों ज़्यादा है, तब उसको न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं, तो उसको हम फेनेटिक्स लेंगे, ठीक है, फेनेटिक्स। और क्लैडोग्राम तो ये अप्रोच है नहीं, ये मतलब एक अप्रोच नहीं है सिस्टमैटिक्स का, ठीक है। ये तो क्लैडिस्टिक्स से जुड़ा हुआ है। एंड टेक्सोनॉमी आप जानेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की जब बात आएगी, एंड विदाउट बायसेस क्रिएटेड बाय द नोइंग सम ग्रुप, मींस इवोल्यूशनरी अप्रोच आपको नहीं देखना है, तो इसका मतलब फेनेटिक्स होगा, फेनेटिक्स होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज फेनेटिक्स, ओके। देन यहाँ पर देख लेते हैं मैच कराना है, ठीक है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। अब यहाँ पे देखिए आर्कियोलॉजी बुक्स एंड देयर ऑथर्स, इस पे हमने एक वीडियो भी डिस्कस किया था जो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, उसको आप देख लीजिएगा। और उसमें ऑलरेडी हमने ये सारी बुक्स का जिक्र किया है, डिस्कस किया है, किस ऑथर ने, किस आर्कियोलॉजिस्ट ने कौन सी बुक लिखी थी, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। और उस पर काफ़ी मीन्स क्वेश्चंस भी हर साल आते रहे हैं, जो कि पिछले कई सालों में। तो ये एक क्वेश्चन जो है ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पर पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इन बुक से, ठीक है। तो एच डी संकालिया का जब नाम आता है तो एच डी संकालिया का स्टोन एज टूल्स तो है ही है बुक। दूसरी जो बुक है इनकी इम्पोर्टेंट बुक, जो कि ज़्यादातर यूजीसी नेट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जिसमें आता है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक। ये आपको याद होना चाहिए, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। देन आल्चिन एंड आल्चिन के द्वारा, ठीक है, ब्रिगेड आल्चिन एंड रेमंड आल्चिन, इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो ये भी बार बार पूछी जाती है, जिसमें राइज ऑफ सिविलाइजेशन इंडिया एंड पाकिस्तान, राइज ऑफ सिविलाइजेशन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए इंडिया एंड पाकिस्तान वर्ड दोनों में यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान है, और यहाँ पे राइज ऑफ सिविलाइजेशन है। तो राइज ऑफ सिविलाइजेशन इंडिया एंड पाकिस्तान आए तो आपको आल्चिन एंड आल्चिन लगाना है, रेमंड आल्चिन एंड ब्रिगेड आल्चिन, ओके। तो ये हो गया बी का हो गया 4। देन सुब्बा राव की बुक है, सुब्बा राव की क्या है, पर्सनालिटी ऑफ इंडिया है, पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। एंड डीपी अग्रवाल की बुक है द आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया, इन्होंने इंडस सिविलाइजेशन पर भी बुक लिखी थी डीपी अग्रवाल ने, और आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया की बुक है, ठीक है। तो डीपी अग्रवाल का 1 हो जाएगा। इस तरह हम चेक कर लेते हैं। एच डी संकालिया की बुक हम लोगों ने लगाई 3rd, तो 3rd ऑप्शन एक ही जगह दिया हुआ है, मीन्स ऑप्शन 3rd करेक्ट है। फिर चेक कर लेते हैं, ए का तो 3rd हो गया। देन आल्चिन का हम लोगों ने 4 लगाया था, राइज ऑफ सिविलाइजेशन। देन सी का 2 लगाया था, पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड देन डी का 1 लगा दिया, जिसमें आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। फिर यहाँ पूछ रहा है हड़प्पन साइट ऑफ 3rd मिलेनियम बीसी एक्सकेवेटेड बाय बिस्ट is expected to have contacts with the Oman and Yemen is। अब देखिए हड़प्पन साइट की बात हो रही है, 3rd मिलेनियम बीसी की बात हो रही है, और बिस्ट ने इसको एक्सकेवेट किया था ये भी बता दिया गया है, और इसके जो कॉन्टैक्ट्स थे वो ओमान एंड येमेन के साथ थे। ये सारी चीज़ को अगर ध्यान में रखा जाए तो राइट आंसर होगा ढोलावीरा। ढोलावीरा को एक्सकेवेट किया था बिस्ट ने। अब यहाँ पे एक्सकेवेटर का भी नाम इससे जोड़ के देखना है, बाकी जो साइट्स हैं उनको बिस्ट ने नहीं एक्सकेवेट किया था, और ढोलावीरा को एक्सकेवेट किया था, और दूसरा ये 3rd मिलेनियम बीसी से जुड़ा हुआ है। और तीसरी इसकी खासियत ये है कि ओमान एंड येमेन से कॉन्टैक्ट्स पता चले। कैसे पता चले हैं, क्योंकि जो हड़प्पन सील्स, बीड्स और वेट्स थे वो ओमान में पाए गए हैं, इसका मतलब ट्रेड हुआ होगा इनके बीच में। और ये हड़प्पन सील्स या बीड्स या जो सील्स हैं
वो कैसे ओमान पहुंची, मीन्स जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वहां पर कैसे इन सारे प्रमाण मिल रहे हैं। इसका मतलब धोलावीरा से उसके ट्रेड चल रहे थे, कॉन्टैक्ट्स थे और ये सारी चीज़ें वहां पहुंची। और इसी तरह जो ओमान के कॉपर स्मेल्टिंग के प्रमाण मिलते हैं, कॉपर ओर के प्रमाण हमको धोलावीरा में मिलते हैं। तो धोलावीरा में कॉपर ओर का मिलना, कॉपर स्मेल्टिंग का प्रमाण मिलना, ये बताता है कि ओमान से इसके कॉन्टैक्ट थे। ठीक है, तो इस तरह बिस्ट के द्वारा एक्सकवेट किया गया था धोलावीरा साइट। और धोलावीरा में आपको इस इंस्क्रिप्शन वाला भी मिला था, जो कि 10 लेटर्स का इंस्क्रिप्शन भी मिलता है। ठीक है, तो ये दो खासियत है। गुजरात की साइट है धोलावीरा, गुजरात की, और यहाँ पर बिस्ट ने इसको एक्सकवेट किया था। 3rd मिलेनियम BC से ये जुड़ा हुआ है। और ओमान एंड येमेन से इसके कॉन्टैक्ट पता चलते हैं, मीन्स ट्रेड के कॉन्टैक्ट से। ठीक है, तो इस तरह ये आंसर धोलावीरा हो जाएगा। अब पूछ रहा है एक्रोमियल एंड एक्सटर्नल एंड आर प्रेजेंट ऑन। अब किसमें एक्रोमियल एंड और एक्सटर्नल एंड दोनों पाया जाता है? तो एक्रोमियल एंड और एक्सटर्नल एंड दोनों जो पाया जाता है, अगर चेक किया जाए तो क्लेविकल वो बोन है जिसमें कि दोनों ही चीज पाई जाती है। क्लेविकल आपने देखा होगा, ये इस तरह एस शेप बोन होती है जो आपकी कॉलर बोन कही जाती है। कॉलर बोन जो कि 2 होती हैं। ठीक है, आपकी कॉलर बोन 2 होती है ना। कंधे की बोन जो स्कैपुला होती है, स्कैपुला से क्लेविकल जो है मिलके क्या बनाता है, ये आपका पेक्टोरल गर्डर बनता है। ठीक है, स्कैपुला और क्लेविकल मिलके बनाते हैं। और नीचे जो ह्यूमरस है उससे एक्रोमियल एंड जुड़ जाता है। ठीक है, और स्टर्नम से नहीं, एक्रोमियल एंड जो है स्कैपुला से जुड़ जाता है और स्टर्नल एंड स्टर्नम से जुड़ जाता है, स्टर्नम से जुड़ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो क्लेविकल का एक एंड तो स्कैपुला से जुड़ गया और ये वाला एंड जो होता है ये आपका स्टर्नम, जो ब्रेस्ट बोन कही जाती है स्टर्नम, उससे आके जुड़ जाता है। ठीक है, तो स्टर्नम से जुड़ गया, यहाँ पे स्कैपुला से और यहाँ स्टर्नम से। ठीक, तो ये होगा क्लेविकल। क्लेविकल कॉलर बोन होती है, एक्रोमियल एंड स्टर्नम दोनों पाए जाते हैं। तो एक एंड तो स्टर्नम से जुड़ रहा है, दूसरा एंड आपका स्कैपुला से जुड़ रहा है। देन पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू थ्रिफ्टी फिनोटाइप, थ्रिफ्टी जीनोटाइप। अब लिख रहा है इट इज आइडेंटिकल टू थ्रिफ्टी फिनोटाइप, it is very efficient in storing food in the body in the form of fat, it was introduced by James Neal and it is not related to obesity and diabetes। अब देखिए इट इज आइडेंटिकल टू थ्रिफ्टी फिनोटाइप लिखा है, ये तो गलत है, थ्रिफ्टी फिनोटाइप से नहीं आइडेंटिकल होता। इट इज वेरी एफिशिएंट टू एट स्टोरिंग फूड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फैट, ये करेक्ट है। जेम्स नील ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ये भी करेक्ट है, लेकिन डी स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब देख लेते हैं, जेम्स नील ने तो इसको इंट्रोड्यूस किया था, ये सही है। इट इज़ वेरी एफिशिएंट इन स्टोरिंग फूड इन द फॉर्म ऑफ, मतलब फैट के रूप में ही बॉडी में ये स्टोर करता है फूड, ये भी सही है। थ्रिफ्टी फिनोटाइप जो होता है ये थ्रिफ्टी फिनोटाइप जीनोटाइप जो है जब फेमिन या फीस्ट के समय ये एक्टिव रहता है, फेमिन फीस्ट के समय, और उस समय जो है फैट के रूप में ये यहाँ पर स्टोर हो जाता है फूड, जो कि बाद में जो एडवर्स सिचुएशंस में वही स्टोर्ड फैट जो है वो यूज़ किया जाता है बॉडी के द्वारा। ठीक है, तो लेकिन आजकल की जो सिचुएशन जिसमें कि लगातार अवेलेबिलिटी ऑफ फूड बनी रहती है और ऐसा कोई फूड स्टोरेज का ज़रूरत नहीं पड़ता है बॉडी में, तो इसलिए यही स्टोर्ड फूड जो है, जो कि फूड स्टोर तो हो रहा है, फूड स्टोर हो रहा है फीस्ट के समय और फेमिन के समय वो स्टोर हो रहा है और फूड की अवेलेबिलिटी लगातार बनी हुई है, तो वो जो स्टोर्ड फूड है वो क्या हो जाता है, दैट रिजल्टेड इन द डिजीज लाइक डायबिटीज एंड ओबेसिटी। ठीक है, तो ओबेसिटी एंड डायबिटीज लाइक सिचुएशन में वो रिजल्ट करता है। अब यहाँ पे लिख दिया इट इज नॉट रिलेटेड टू ओबेसिटी डायबिटीज, इसलिए ये गलत है क्योंकि ये रिलेटेड है, ये रिलेटेड है। ठीक है, तो थ्रिफ्टी जीनोटाइप के द्वारा डायबिटीज और ओबेसिटी जैसी सिचुएशंस आ जाती हैं। टाइप 2 डायबिटीज और ओबेसिटी ये जो डिजीज है ये आपके
बॉडी में हो जाती है, क्योंकि फूड जो है वो फैट के फॉर्म में स्टोर हो गया और जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी में, क्योंकि फूड की अवेलेबिलिटी लगातार बनी हुई है इन द करेंट सिचुएशंस, ठीक है। तो इसलिए ये थ्रिप्टी जीनोटाइप से ये जो है जुड़ा हुआ है डायबिटीज ओबेसिटी, और यहाँ लिखा इट इज नॉट रिलेटेड, इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। एंड इज आइडेंटिकल टू थ्रिप्टी फिनोटाइप, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, इसलिए ऑप्शन बी एंड सी सही है, बी एंड सी सही है, बी एंड सी सही है। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स हील एंड इट्स वेरी एफिशिएंट इन स्टोरिंग फूड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फैट, ये भी सही है, ठीक है। तो बी एंड सी ओनली हो जाएगा, मींस ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अ फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑन द स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज इन्वॉल्व अ कंडीशन नोन एज कुरु। कुरु एक डिजीज है जो कि कल्चरल रिचुअल्स की वजह से हो जाती है, ठीक है। इज मोस्टली कॉज ड्यू टू, अब ये क्यों होती है, कुरु क्यों होता है? कुरु इज अ न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर, और ये न्यूरोजेनेटिव डिसऑर्डर जो है फोर पीपल ऑफ फोर FORE फोर जो है कम्युनिटी है पापुआ न्यू गिनिया की, और उन लोगों में फोर पीपल में ही ये मीन्स इस कम्युनिटी में, जिसको FORE4 कह रहे हैं, इस कम्युनिटी में ही ये डिजीज पाई जाती है कुरु। और ऐसा क्यों होता है? इनके एक रिचुअल की वजह से होता है, एक कल्चरल प्रैक्टिस ऐसी होती है जिसकी वजह से इनमें कुरु होता है। और कुरु इसलिए होता है क्योंकि जो इन्फेक्शियस प्रियॉन प्रोटीन होता है वो ब्रेन में लाई करता है, ठीक है, ब्रेन में पाया जाता है इन्फेक्शियस प्रियॉन प्रोटीन। और ये पीपल अपने एक कल्चरल रिचुअल की वजह से कैनिबलिज्म करते हैं, मीन्स ये अपने ही डिजीज जो अपनी कम्युनिटी के डिजीज लोग होते हैं उनके फ्यूनरल से पहले उनके ब्रेन को कंज्यूम करते हैं, और उस ब्रेन में वो प्रियॉन प्रोटीन पाए जाते हैं, जो इन्फेक्शियस प्रियॉन प्रोटीन जो कि आपके न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं वो उस ब्रेन में पाए जाते हैं, और उसी ब्रेन को वो कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि उनकी रिचुअल चली आ रही है, बहुत सालों से वो कल्चरल प्रैक्टिसेस करते रहे हैं, और इस वजह से वो जरूरी है। और खासकर ये महिलाओं और बच्चों में होता है, महिलाएं बच्चे ही ये कल्चरल प्रैक्टिसेस को करते हैं, ठीक है। तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर बच्चों में, मेंस में नहीं होता, मेंस में दूसरे प्रैक्टिसेस करते हैं, वो ब्रेन को नहीं कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ महिलाओं बच्चों में ही ये डिजीज पाई जाती है अमंग द पोर पीपल ऑफ पापुआ न्यू गिनिया। और ये कंडीशन इसलिए पाई जाती है बिकॉज उनके ब्रेन में, जो डिजीज पर्सन के ब्रेन में जो है वो प्रियॉन प्रोटीन, जो इन्फेक्शियस प्रियॉन प्रोटीन जो कि न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर कॉज करता है, वो पाया जाता है। और ये अपने रिचुअल की वजह से उस ब्रेन को खाते हैं, तो मीन्स फ्यूनरल होने के जस्ट पहले ये उस ब्रेन को कंज्यूम करते हैं, और उसकी वजह से उनमें न्यूरोजेनेटिव डिसऑर्डर पाया जाता है, जिसको कुरु कहा जाता है। तो कुरु इज द नेम ऑफ ए न्यूरोजेनेटिव डिसऑर्डर दैट वाज प्रेवलेंट अमंग द पोर पीपल ऑफ पापुआ न्यू गिनिया। अभी ये प्रैक्टिस बंद हो गई है, ठीक है। तो रिचुअल कैनिबलिज्म डायरेक्टेड बाय वीमेन, हाँ ये तो सही होगा। रिचुअल सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल एंड ब्लड कंटामिनेशन, ये नहीं होगा। पॉलीगैमी इन ब्रीडिंग, ये भी नहीं होगा। रिचुअल सैक्रिफाइस ऑफ बर्ड्स एंड कम्युनल ईटिंग, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रिचुअल कैनिबलिज्म डायरेक्टेड बाय वीमेन, ठीक, रिचुअल कैनिबलिज्म डायरेक्टेड बाय वीमेन, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन को ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ओके। देन आर्कियोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ एनालिसिस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब आपको देखना है कि जब आर्कियोलॉजी रिमेन्स मिलते हैं उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है और सबसे लार्जेस्ट क्या होती है, जिसमें कि आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एट्रीब्यूट क्या होता है? किसी भी जो आर्टिफैक्ट है उसका जो उसके फीचर्स इज द स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट यूनिट कहा जा सकता है। जो भी फीचर्स पाए जाते हैं उनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। और एट्रीब्यूट के बाद आता है आर्टिफैक्ट्स, मीन्स इसमें टूल्स भी आ सकते हैं, इसमें ऑर्नामेंट्स आ सकते हैं, इसमें पॉटरी और तमाम दूसरे या हर्थ और लिविंग साइड भी आ सकते हैं। तो ये आर्टिफैक्ट हो गया, ठीक है। तो एट्रीब्यूट इज द सिंपलेस्ट यूनिट और द स्मॉलेस्ट यूनिट,
देन कम्स द आर्टिफैक्ट, एंड आर्टिफैक्ट्स का जो एक मीन्स ढेर होता है उसको असेंबलेज कहते हैं। असेंबलेज मीन्स ग्रुप ऑफ आर्टिफैक्ट जब पाए जाएंगे तो उसको असेंबलेज कहेंगे ढेर को। एंड ये सब मिलके क्या बनाते हैं, कल्चर। ठीक है, कल्चर जैसे कि आपने पढ़ा है आर्कियोलॉजी में, लोअर पैलेथिक कल्चर, मिडिल पैलेथिक कल्चर। तो कल्चर में किसका योगदान होता है, इन्हीं एट्रीब्यूट्स, आर्टिफैक्ट्स, असेंबलेज जो एविडेंसेस के रूप में मिलते हैं, उन्हीं के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कल्चर की क्या विशेषता है। ठीक है, तो कल्चर हो गया। तो स्मॉलेस्ट यूनिट से कॉम्प्लेक्स की तरफ चले, मीन सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं, तो एट्रीब्यूट, आर्टिफैक्ट, असेंबलेज, कल्चर होगा। इसका मतलब आपका बी डी ए सी होगा, बी डी ए सी। बी डी ए सी मीन्स थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एस्किमो टर्मिनोलॉजी इन मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज वन इन विच। अब एस्किमो टर्मिनोलॉजी में क्या था कि उसमें डिफरेंस नहीं माना जाता, मीन्स पैरेलल कजिन एंड क्रॉस कजिन में नो डिफरेंस। ठीक, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल एंड क्रॉस कजिन इन द एस्किमो टर्मिनोलॉजी अकॉर्डिंग टू मर्डर। मर्डर का जो क्लासिफिकेशन था एस्किमो टर्मिनोलॉजी में, उन्होंने पैरेलल और क्रॉस कजिन में कोई डिफरेंस नहीं बताया, लेकिन लीनियर और कोलैटरल किन में डिफरेंस बताते हैं। लीनियर किन जैसे कि डायरेक्ट डिसेंडेंट है आप, और कोलैटरल मींस साइड रिलेटिव्स होते हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंस बताते हैं, लेकिन क्रॉस कजिन एंड पैरेलल कजिन में कोई डिफरेंस नहीं बताते हैं। ठीक है, तो और सिबलिंग्स को भी ये मीन्स जो कजिन है उससे डिफरेंशिएट करते हैं। सिबलिंग और कजिन्स में अंतर बताते हैं, सिबलिंग और कजिन में अंतर बताते हैं। तो अंतर कहाँ कहाँ बताया इन्होंने, सिबलिंग और कजिन के बीच में बताया, सिबलिंग और कजिन के बीच में अंतर बताते हैं, और कोलैटरल और लीनियर किन के बीच में बताते हैं, कोलैटरल और लीनियर किन के बीच में बताते हैं। लेकिन पैरेलल और क्रॉस कजिन के बीच में, पैरेलल एंड क्रॉस कजिन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता, मीन्स देयर इज नो डिफरेंस। बट हियर यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस लाई करता है अकॉर्डिंग टू मर्डर्स क्लासिफिकेशन एस्किमो टर्मिनोलॉजी। ठीक, तो एस्किमो टर्मिनोलॉजी में सिबलिंग्स और कजिन के बीच में डिफरेंस है, कोलैटरल और लीनियर के बीच में डिफरेंस है, बट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द क्रॉस कजिन्स एंड पैरेलल कजिन्स। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये स्टेटमेंट्स क्या कह रही है। सिबलिंग्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कजिन्स एंड नो डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन द पैरेलल एंड क्रॉस कजिन। हाँ, ये तो सही है, यही तो है ही है एस्किमो टर्मिनोलॉजी में। सिबलिंग्स आर मर्ज्ड विद द पैरेलल कजिन्स एंड डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम क्रॉस कजिन, नहीं ये गलत होगा, क्योंकि पैरेलल क्रॉस में कोई डिस्टिंग्विश नहीं है। और सिबलिंग्स क्रॉस इन पैरेलल कजिन ऑल आर बाइफरकेटेड डिस्टिंग्विश, ये भी गलत है। सिबलिंग क्रॉस इन पैरेलल कजिन ऑल आर मर्ज्ड एंड नो डिस्टिंक्शन इन मेड, ये भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें कि सिबलिंग को तो कजिन से डिस्टिंग्विश किया गया है, बट पैरेलल एंड क्रॉस कजिन में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। Then who among the following has not proposed the mitochondrial Eve hypothesis? माइटोकॉन्ड्रियल ईव हाइपोथेसिस किसने नहीं प्रपोज की थी। एक तो माइटोकॉन्ड्रियल ईव हाइपोथेसिस होती क्या है, पहले ये देख लीजिए। तो माइटोकॉन्ड्रियल ईव हाइपोथेसिस ये कहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि डीएनए दो तरीके के होते हैं ना, एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ना, और दूसरा न्यूक्लियर डीएनए होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है उसमें मदर के थ्रू ही इनहेरिट होता है कैरेक्टर्स। ठीक है, तो उसमें फादर का कोई रोल नहीं होता, जबकि जो आपका न्यूक्लियर डीएनए होता है उसमें दोनों का रोल होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल ईव हाइपोथेसिस ये कहती है कि सिंगल फीमेल एंसेस्ट्री है, मीन सभी जो ह्यूमन रेस हैं वो एक ही फीमेल से ही वो उत्पन्न हुए हैं। सिंगल फीमेल एंसेस्ट्री मानी थी, एक फीमेल एंसेस्टर जिससे पूरे विश्व की सारे जो ह्यूमन रेसेस हैं वो उत्पन्न हुई हैं, वो उससे ओरिजिनेट हुई हैं। ठीक है, और अफ्रीका माना जाता है कि अफ्रीका से ही ये उत्पत्ति हुई है, और एक सिंगल फीमेल एंसेस्ट्री है। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल ईव हाइपोथेसिस यही कहती है, बिकॉज मदर से ही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इनहेरिट होता है। ओके, अब जो है ये तो हो गया माइटोकॉन्ड्रियल ईव हाइपोथेसिस। अब यहाँ पूछा क्या जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट प्रपोज, मींस किन्होंने प्रपोज किया है और किन्होंने नहीं किया, ये आपको जानना होगा। तो विल्सन ने हाँ किया है, कैन ने किया है, स्टोन किंग ने भी किया है, लेकिन स्वांते पबो ने नहीं किया है। स्वांते पबो ने माइटोकॉन्ड्रियल ईव हाइपोथेसिस नहीं दी थी,
इन्होंने बस जो आपका ये डेनिसोवंस हैं या ये निएंडरथल्स हैं, उनके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे स्टडी की है, बट माइटोकॉन्ड्रियल ईव हाइपोथेसिस नहीं दी है। इसे स्वांते पावो नहीं होंगे, ठीक है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जो इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी का है वहाँ पर जर्मनी में, वहाँ पर ये प्रोफेसर हैं और इन्होंने ही इस पे डेनिसोवंस पे भी स्टडी किया था और न्यूक्लियर डीएनए को, एंसेस्ट्रल डीएनए को स्टडी किया था, ठीक है। लेकिन जो थ्योरी दी गई थी माइटोकॉन्ड्रियल ईव हाइपोथेसिस की, वो दी गई थी विल्सन, कैन एंड स्टोनकिंग के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? विल्सन, कैन और स्टोनकिंग, ये तीनों के द्वारा ये माइटोकॉन्ड्रियल ईव हाइपोथेसिस दी गई थी। लेकिन किसके द्वारा नहीं दी गई थी? दैट इज स्वांते पावो। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वांते पावो, बिकॉज यहाँ पूछ रहा है विच हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट प्रपोज्ड, ठीक है। अगर प्रपोज्ड पूछता तो विल्सन, कैन एंड स्टोनकिंग हो जाता, बट हु इज नॉट प्रपोज्ड? स्वांते पावो। ओके, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। Then next देख लेते हैं मियाज़मा थ्योरी। मियाज़मा थ्योरी सेज दैट द डिजीज वाज ट्रांसमिटेड बाय। अब मियाज़मा माने होता है बैड एयर, बैड एयर होता है, बैड एयर थ्योरी है ये। और यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो थ्योरी कहती है कि ये डिजीज होती है वो बैड एयर की वजह से होती है, ठीक है। बैड एयर की वजह से, या जो डिकेइंग मटेरियल होता है, डिकेइंग वेजिटेशन, या उनकी वजह से ब्लैड स्मेल होती है और उसकी वजह से वो कोई भी डिजीज होती है। तो बैड एयर और क्लाउड दैट क्लिंग लो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाँ ये तो ऑप्शन सही लग रहा है, बिकॉज मियाज़मा थ्योरी इसी पे बेस्ड है, बैड एयर पे। बैड टच नहीं होगा, कॉन्टेमिनेटेड वाटर नहीं होगा, पुअर क्वालिटी ऑफ अनहाइजीनिक फूड कंज्यूम ये भी नहीं होगा, बैड एयर ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट। देन फोकस ग्रुप मेथड ग्रीव आउट ऑफ। अब फोकस ग्रुप मेथड, फोकस ग्रुप डिसीजन क्यों किया गया, कैसे ये शुरुआत हुई? किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप पे स्टडी करने के लिए और उसकी इन डेप्थ स्टडी करने के लिए फोकस ग्रुप डिस्कशन जो है स्टार्ट हुआ। ये इंटरव्यू से डिफर करता है, ठीक है, इंटरव्यू से डिफर करता है। एक फोकस्ड ग्रुप को जिसपे आपको जिससे डेटा करें उसी को स्टडी करते हैं तो फोकस ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। इसको की इन्फॉर्मेंट इंटरव्यू नहीं होगा, ये तो की इन्फॉर्मेंट इंटरव्यू अलग हो गया। थेरेपेटिक रिसर्च, हाँ ये हो सकता है। केस स्टडी मेथड ये भी हो सकता है। मार्केटिंग रिसर्च ये भी हो सकता है। तो मार्केटिंग रिसर्च, थेरेपेटिक रिसर्च, इन्हीं सब पे ही फोकस ग्रुप मेथड की शुरुआत हुई, ठीक है। तो BCD होना चाहिए, BCD ओनली। मेरे हिसाब से BCD ओनली होना चाहिए, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। देन सिमेट्री एज कल्चर आता है। सिमेट्री एज कल्चर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सिमेट्री एज कल्चर जो आपको ये आयरन एज में मिलता है, ठीक है, लेट ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज में आपको सिमेट्री एज कल्चर मिलता है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थे? तो एलेबरेट टाउन प्लानिंग ऑन ग्रिड पैटर्न नहीं है। मोटिव्स ऑफ मोटिव होगा, मोटिव्स ऑफ पीकॉक, स्टार्स एंड रोजेट ऑन पॉटरी, हाँ ठीक है, पेंटेड पॉटरी पाई जाती थी। अनब्यूरियल्स विद डिसआर्टिकुलेटेड बोन्स एंड अदर ग्रे गुड्स, हाँ ये सही है। ये पहली बार शुरुआत अनब्यूरियल्स की उसी समय हुई थी सिमेट्री एज कल्चर के दौरान। कि पहले क्या करते थे कि जो किसी भी केस में नहीं रखते थे बॉडी को या बोन्स को, स्टोर नहीं किया जाता था, लेकिन ठीक है, डायरेक्ट जमीन में ही वो बरी कर दिया जाता था। लेकिन अनब्यूरियल्स की शुरुआत जो है आयरन एज में शुरू हुई सिमेट्री एज कल्चर के दौरान, जिसमें एक मेटालिक जो है वो केस बनता था और उसमें वो डिसआर्टिकुलेटेड बोन्स और अदर ग्रे फूड्स को रखा जाता था, ठीक है। तो अनब्यूरियल्स की शुरुआत उसमें मानी गई। स्टोन टैबलेट्स इंडिकेटिंग ओवरसीज ट्रेड, ये भी नहीं होगा। तो एलेबरेट टाउन प्लानिंग एंड ग्रिड पैटर्न का कोई यहाँ पर रिलेशन नहीं है। मोटिव्स ऑफ पीकॉक ये भी सही है और अनब्यूरल्स भी सही है। मीन्स कुछ पेंटेड पॉटरीज पाई जाती थी जिसमें कि इस तरह के फीचर्स बने होते थे पीकॉक के, और कुछ बिग एनिमल्स के बनते थे, स्टार्स एंड रोजेट के भी बनते थे। तो इस तरह ये हो गए। और दूसरा
अनब्यूरियंस, ठीक है, तो बी एंड सी ओनली हो जाएगा, बी एंड सी ओनली हो जाएगा। देन चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। synthesizes antibodies which comprises immunoglobulins. Immune system identifies the foreign substances in the body. Immunoglobulins specifically designed to bind the antigens. ठीक है, एंड डिस्ट्रॉय द एंटीजेंस। ठीक है, तो जब भी इस तरह का कुछ होता है कि एंटीजन अटैक करता है बॉडी पे, तो क्या होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आइडेंटिफाई करता है। सबसे पहले क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा एंटीजन को। जो इंटरनल हमारा इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा जो बॉडी में जो एक होती है कैपेसिटी, इम्यूनिटी जो हमारी होती है, इम्यूनिटी जो है वो किसी भी डिजीज से हमको बचाती है। तो वो जो इम्यून सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है, तो उसका करेक्ट सीक्वेंस देखना है। तो सबसे पहले वो बॉडी को मीन्स फॉरेन बॉडी को आइडेंटिफाई करता है, मीन्स एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करता है। फॉरेन सब्सटेंस मीन्स एंटीजेंस, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम सबसे पहले फॉरेन सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करेगा, मीन्स एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करेगा। तो बी सबसे पहले होगा, बी दो जगह सबसे पहले दिया हुआ है, इसका मतलब 1 और 4 में देखना है, ठीक है। अब जब आइडेंटिफाई कर लेता है तो फिर वो नेक्स्ट करता है कि इम्यूनोग्लोबिन्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकली डिजाइंड होते हैं एंटीजेंस को बाइंड करने के लिए, ठीक है, ठीक है, बाइंड करते हैं तो एंटीजन से वो चिपक जाते हैं, क्योंकि उनको डिस्ट्रॉय करना है, ठीक। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स फिर वो स्पेसिफिक डिजाइन होते हैं टू बाइंड एंटीजेंस। हाँ, ये सही है, डिजाइंड है। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया, अब क्या करेगा, वो एंटीबॉडी बनाएगा और एंटीबॉडी जाके एंटीजन से जो है बाइंड कर जाएंगे। तो बी सी होगा, ठीक है, बी ए होगा, बी ए होगा, ठीक, बी ए होगा। मीन्स अब वो सिंथेसाइज करेगा एंटीबॉडीज विच कंप्राइजेज द इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक। तो एंटीजन को हमने मीन्स फॉरेन सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर एंटीबॉडी बन गई, एंटीबॉडी बन गई। इसके रिएक्शन में, इस एंटीजन के रिएक्शन में हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बना दी। मीन्स यही इम्यूनिटी, यही लड़ती है, एंटीबॉडीज ही हमको डिजीज से बचाती है। जैसे ये कोविड के टाइम में जो नेचुरल इम्यूनिटी थी वो कैसे, मीन्स एक तो वैक्सीन से दी गई जो कि बाहर से आपको दिया गया, लेकिन जो आपके नेचुरल इम्यूनिटी जो डेवलप हुई वो इन्हीं जो कोविड के वायरसेस थे उनके खिलाफ हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनी और उन्होंने उनसे जो फाइट की, हमारी बॉडी को बचाया, लड़ाई की, वो जो है एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। तो जो प्रतिरक्षा करते हैं, मीन्स किसी डिजीज से हमारी बॉडी को बचाते हैं, वो यही एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडीज यहाँ पर सिंथेसाइज हो जाएंगी जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स को कंप्राइज करती हैं, और ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स स्पेसिफिकली डिजाइंड होते हैं टू बाइंड द एंटीजेंस। ये एंटीजन से जाके चिपक जाते हैं एंड देन दे डिस्ट्रॉय द एंटीजेंस, देन दे डिस्ट्रॉय द एंटीजेंस। तो डी सबसे बाद में आएगा, तो बी ए सी डी हो जाएगा, बी ए सी डी इज द राइट आंसर, बी ए सी डी इज द राइट आंसर, ओके। तो ये ऑप्शन 4th करेक्ट होगा। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होगा फॉरेन सब्सटेंस का, एंटीजेंस का, देन हमारी बॉडी उसके इस रिएक्शन में जो है एंटीबॉडीज सिंथेसाइज करेगी, वो एंटीबॉडीज जाके उस एंटीजन से बाइंड करेंगे एंड देन वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। तो बी ए सी डी इज द राइट आंसर। Then an Acheulean living floor was exposed at Gulbarg in Karnataka was found by। अब Acheulean living floor कह रहा है, इसका मतलब लोअर पैलिथिक कल्चर है, और लोअर पैलिथिक कल्चर में कर्नाटका के जो गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ पर जो एचूलियन लिविंग फ्लोर एक्सपोज्ड हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था। तो इसमें देखना है आपको, संकालिया के द्वारा नहीं हुआ था, बी एन मिश्रा भी नहीं, जोशी भी नहीं, पडैया ने यहाँ पर एक्सक्यूवेशन किया था, ठीक है, पडैया ने
कर्नाटका की जो गुलबर्ग है उसमें जो एचुलियन लिविंग फ्लोर को एक्सप्लोर किया था, और एचुलियन इंडस्ट्री ही साउथ में पाई जाती थी। जब लोअर पैसिफिक इंडिया देखेंगे तो जो आपका सोहन वैली वाला जो ट्रेडिशन है, जो कि पोटवार प्लेटू में पाया गया, जो कि अभी पाकिस्तान में, वहाँ पर आपको सिर्फ पेबल फ्लैग ट्रेडिशन मिलता है। लेकिन जो पेनिनसुलर इंडिया, जो साउथ इंडिया है, उसमें आपको जो है पूरा तमिलनाडु की जो कोटलायर वैली है वहाँ, आंध्रा की जो साइड्स है वहाँ, और आपके कर्नाटका के साइड, सब जो किस में आते हैं, एचुलियन ट्रेडिशन में आते हैं। और एचुलियन जो प्लेट रूट्स मिले वहाँ पर वो जो है ठीक है। तो अब यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिकली गुलबर्ग की बात की जा रही है, और गुलबर्ग को पढ़ैया ने एक्सकेवेट किया था, वॉज एक्सपोज्ड बाई, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ैया हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैच कराना है ना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है कुछ फॉसिल्स के नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, और यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, सेडिबा, एथियोपिथेकस एंड बोयजी, ठीक है। अब इसमें जो अफ्रीकानस का, अब ये देखिए टाइम पीरियड है, तो अफ्रीकानस सबसे पुराना है इसमें, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट अफ्रीकानस है। अफ्रीकानस का 3.5 to 2 मिलियन ईयर्स एगो हो जाएगा। तो अफ्रीकानस को हम इससे मैच करा देंगे, ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 एक ही जगह दिया हुआ है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। फिर भी देख लेते हैं, सेडिबा का 2 मिलियन ईयर्स होगा, तो 2 मिलियन ईयर्स तो यहाँ नहीं दिया हुआ। हाँ 1.9 है, ये 2 मिलियन ईयर्स मैच कर रहा है। 1.9 लिखिए या 2 लिखिए, वो एक ही होगा। तो सेडिबा का अब जब हमने इस पर वीडियो अपलोड किया था ऑलरेडी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, और उसमें सेडिबा में 2 मिलियन ईयर्स को लिखा है, तो 2 मिलियन ईयर्स को इसे मैच कर रहा है 3 से, ठीक है। बी का 3 हो जाएगा, देन सी का 2 हो जाएगा, 2.7 to 2.5, एंड बोआइजी का हो जाएगा 2.3 to 1.2, तो डी का 1 हो जाएगा। तो ए का हमने 4 लगाया, ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1, ऑप्शन 4 करेक्ट है। Then name of the journal published by the Association for the Feminist Anthropology. Association for the Feminist Anthropology, इसके द्वारा जो पब्लिश जर्नल है उसका क्या नाम है? इसका जर्नल का नाम भी फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजी ही है, ठीक है। तो ये जो एसोसिएशन फॉर फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजी, इसके द्वारा जो पब्लिश जर्नल है उसका नाम भी फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है। देन यहाँ पूछ रहा है द मॉडल्स ऑफ सेम स्केल टू represent a phenomena or event as used in structural anthropology is called as, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी में दो मॉडल दिए गए, एक तो मैकेनिकल मॉडल है और दूसरा स्टैटिस्टिकल मॉडल है। तो जो मैकेनिकल मॉडल है उसमें सेम स्केल में होते हैं, मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। मैकेनिकल मॉडल यहाँ पूछा ना, मॉडल्स ऑफ सेम स्केल टू रिप्रेजेंट अ फिनोमेना, सेम स्केल ये होगा मैकेनिकल मॉडल, और डिफरेंट स्केल से स्टैटिस्टिकल हो जाएगा। इसका ठीक अपोजिट है स्टैटिस्टिकल, ठीक है। तो मैकेनिकल मॉडल में आपका आ जाएगा, मीन्स पूछा जो जा रहा है मॉडल्स ऑफ सेम स्केल टू रिप्रेजेंट अ फिनोमेना, दैट इज मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। Anthropologically speaking, the Melanesian big man would be characterized as a, अब मिलनेशियन बिग मैन मीन्स ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है, और इसमें जो बिग मैन होता है या हेड मैन होता है वो एक ट्राइबल लीडर ही होगा, ठीक है, ट्राइबल लीडर होगा। बैंड, स्टेट एंड चिल्ड्रन लीडर नहीं होगा, ट्राइबल लीडर होगा, ठीक है। देन मार्क्सिज्म इज एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ, अब मार्क्सिज्म जो है इसमें किसके वर्क से जुड़ा हुआ है? तो जेल नहीं होगा, हॉकिंग भी नहीं होगा, ब्लॉच एंड गोडेलियर होगा। ब्लॉच एंड गोडेलियर ये मार्क्सिस्ट के फॉलोअर थे, ठीक है, ठीक है। तो ब्लॉच एंड गोडेलियर हो जाएगा, मीन्स सी एंड डी हो जाएगा, सी एंड डी ओनली। Then which of the following are the limitations or the challenges of ancient DNA research?
अब एंशियंट डीएनए रिसर्च के हमको चैलेंजेस देखते हैं। तो स्मॉल फ्रेगमेंट साइज ऑफ डीएनए, हाँ ये तो सही होगा। यूजुअली लार्ज फ्रेगमेंट साइज ऑफ डीएनए विच आर हाईली डिफिकल्ट टू सीक्वेंस। कुछ लार्ज साइज वाले जो होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं सीक्वेंस करने में, हाँ ये भी सही है। कुछ तो स्मॉल फ्रेगमेंट्स तो मिलते हैं हमको, लेकिन अगर कुछ लार्ज साइज फ्रेगमेंट होते हैं वो उनको सीक्वेंसिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये भी सही होगा। प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल और फंगल डीएनए इज नॉट कंसीडर्ड एज कॉन्टेमिनेशन, नहीं ये तो गलत होगा, इसको कॉन्टेमिनेशन माना जाता है फंगल या बैक्टीरियल डीएनए को। एंशियंट डीएनए में अगर फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो इसको कॉन्टेमिनेशन माना जाता है, ठीक है। तो ये तो नॉट कंसीडर्ड लिख दिया इसलिए गलत होगा। पीपल हु वर्क इन द एंशियंट डीएनए लेबोरेटरी टिपिकली वियर स्पेस सूट्स टू मिनिमाइज एनी डीएनए कमिंग फ्रॉम देम, ये गलत होगा। स्पेस सूट तो सिर्फ स्पेस में जो जाते हैं उन्हीं को पहनना पड़ता है, सब स्पेस सूट नहीं पहनते, और ये काफ़ी कॉस्टली भी हो जाएगा अगर डीएनए लेबोरेटरी रिसर्च में स्पेस सूट पहनेंगे तो। और यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है स्पेस सूट पहनने की, तो ये गलत है। तो ए एंड बी ओनली हो जाएगा, ए एंड बी ओनली मीन्स ऑप्शन 4 करेक्ट है। दिन मैच द लिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और टाइटल ऑफ द बुक है वरियर एल्विन। वरियर एल्विन आप जानते हैं सेंट्रल इंडिया पे इनका काम था, और इन्होंने वहाँ की वैगा ट्राइब को स्टडी किया था, म्यांमारिया ट्राइब को स्टडी किया था, आगरिया को स्टडी किया था, ठीक है। तो आगरिया हो जाएगा, द आगरिया। आगरिया इनकी बुक थी, आयरन स्मेल्टर्स पे होती है ये, मीन्स ये आयरन स्मेल्टर्स लोहार कहे जाते हैं आगरिया ट्राइब्स, और इन्हीं के ऊपर इनका काम था, और ये द बुक इज द आगरिया, ठीक है। ओके, तो द आगरिया हो जाएगा इनके। एस सी रॉय ने 5 मोनोग्राफ लिखे थे, बिरहोर पे लिखा था, ये आपके मुंडा ट्राइब पे लिखा था, हिल भुइया पे लिखा था, तो बिरहोर पे 2 थी, ठीक है, और इन सब पे थी, तो हिल भुइया ऑफ उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है, हिल भुइया ऑफ उड़ीसा हो जाएगी। ये एस सी रॉय की बुक हो गई। इरावती कार्वे की बुक है फैमिली इन इंडिया, इन्होंने फैमिली एंड किनशिप पे स्टडी किया था, तो फैमिली इन इंडिया इनकी बुक हो गई। अ ट्राइब इन ट्रांजिशन ये डीएन मजूमदार की बुक है, ट्राइब इन ट्रांजिशन, अ ट्राइब इन ट्रांजिशन ये बुक है डीएन मजूमदार की, ओके। अ ट्राइब इन ट्रांजिशन 4 ट्राइब की इनकी स्टडी थी। तो वेरियर एल्विन का हो जाएगा ये आपका द अगरिया, मीन्स ए का 3 हो जाएगा, और ए का 3 देखते हैं ऑप्शन 4 में ही सिर्फ दिया हुआ है ए का 3, ठीक है। वेरियर एल्विन का द अगरिया दिया हुआ है, ऑप्शन 4 में ही सिर्फ दिया गया है। फिर बी का 4 है दैट इज द हिल भुइया ऑफ उड़ीसा, सही है। सी का 1 है इरावती कार्वे का फैमिली इन इंडिया, एंड डीएन मजूमदार का अ ट्राइब इन ट्रांजिशन, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। देन यहाँ पर आता है अरेंज द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम्स फ्रॉम क्रेनियल टू कॉर्डल पोजीशन। क्रेनियल से मीन्स स्कल से आपको टेल की तरफ बढ़ना है, ठीक है, तो क्रेनियम से बढ़ना है नीचे की तरफ। तो सबसे पहले कौन सा वर्टिब्रा आएगा, सर्वाइकल आएगा, सर्वाइकल नेक में होता है, ठीक है, तो सर्वाइकल सबसे ऊपर आया। फिर सर्वाइकल से आगे बढ़ेंगे तो थोरैसिक आएगा, जो आपका ये पूरा बीच वाला एरिया होता है, 12 थोरैसिक होते हैं, 12 थोरैसिक होते हैं, ठीक है। सर्वाइकल आया, फिर थोरैसिक आ गया, फिर लंबर रीजन आता है, 5 लंबर होता है, 5 लंबर होता है, ठीक है, और सैक्रम होता है, सैक्रम यहाँ पे नीचे होता है, टेल के जस्ट ये ऊपर वाला कॉकेक्स उसके बाद आता है सैक्रम, और फिर कॉक्सिजियल रीजन होता है, ठीक है, तो सैक्रम हो गया। तो क्रैनियम से कॉर्डल की तरफ बढ़ेंगे तो सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर एंड सैक्रम आएगा। अगर कॉर्डल से क्रैनियम होता तब हम सैक्रम से स्टार्ट करते, ठीक है, जो ऑप्शन दिया उसमें हम सैक्रम से स्टार्ट करते, लेकिन क्वेश्चन पूछा है क्रैनियल टू कॉर्डल, तो मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ चलना है, और ऊपर से नीचे चलेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे सर्वाइकल, सी 2 जगह दिया हुआ है। अब सर्वाइकल के बारे में लेंगे थोरैसिक, सी के बाद डी लेंगे, सी डी ए बी मीन्स ऑप्शन 2 करेक्ट है, सी डी ए बी ऑप्शन 2 इज करेक्ट,
ओके, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया आपका लंबर रीजन जो कर्व होता है कमर में, ये हो गया लंबर रीजन, तो ए हो गया। एंड बी इज द टेल रीजन जो कोकिस के जस्ट ऊपर है आपका सैक्रम, और सैक्रम हो जाएगा बी, तो सी डी ए बी। ओके, देन आते हैं ईडोस। ईडोस अकॉर्डिंग टू ग्रेगरी बैटिसन रिफर्स टू डिस्टिंक्टिव। अब ईडोस एंड इथॉस का को उन्होंने डिफाइन किया था, ईडोस एंड इथॉस। इथॉस को उन्होंने बताया था इमोशनल पैटर्न इन कल्चर, इथॉस को, ठीक है। इथॉस क्या है अकॉर्डिंग टू बैटिसन? इथॉस इज इमोशनल पैटर्न इन ए कल्चर, बट ईडोस इज कॉग्निटिव पैटर्न इन ए कल्चर, ठीक, कॉग्निटिव, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ईडोस पूछ रहा है, इथॉस पूछता तो आप इमोशनल पैटर्न लगा देते, ईडोस पूछ रहा है तो कॉग्निटिव पैटर्न इन कल्चर हो जाएगा, ठीक है। ग्रेगरी बैटिसन के द्वारा ये दोनों कॉन्सेप्ट दिए गए थे। Then who among the following suppose inbreeding theory for universal incest taboo? Inbreeding theory for universal incest taboo. अब इंसेस्ट आप जानते हैं कि जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश होते हैं उनको इंसेस्ट कहा जाता है, मैरिटल या सेक्सुअल रिलेशनशिप जो एस्टैब्लिश होते हैं उनको इंसेस्ट कहा जाता है, ठीक। अब टैबू होता है उसमें प्रतिबंध, ठीक, तो इंसेस्ट टैबू हो गया। अब यूनिवर्सल इंसेस्ट टैबू मीन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो इंसेस्ट पे टैबू है, क्योंकि इंसेस्ट सही नहीं है, ठीक है, हेल्थ के लिए, तो इंसेस्ट टैबू है, यूनिवर्सल इंसेस्ट टैबू है। और इनब्रीडिंग थ्योरी को कौन सपोर्ट करता है? फॉर यूनिवर्सल इंसेस्ट टैबू, ठीक। अब इंसेस्ट से जो इनब्रीडिंग थ्योरी जुड़ी हुई है, इनब्रीडिंग मीन्स क्या होता है? यही कॉन्सेंगिनियल जो मेटिंग होती है मीन्स अमंग द ब्लड रिलेटिव्स। इंसेस्ट का मतलब भी वही होता है, ब्लड रिलेटिव्स के अमंग जो है, जो आपके क्लोज किन हैं, जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, जिनसे आपके ब्लड रिलेशंस हैं, कॉन्सेंगिनियल किन्स हैं आपके, उनके अमंग जब ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होते हैं उनको इनब्रीडिंग या इंसेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब इससे जुड़ी हुई जो इनब्रीडिंग थ्योरी है उसको सपोर्ट कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा वेस्टरमार्क, वेस्टरमार्क, ठीक है। यूनिवर्सल इंसेस्ट टैबू की जब बात आती है तो ये वेस्टरमार्क कहते हैं क्योंकि जो हमारे क्लोज किन्स होते हैं, ठीक है, क्लोज किन्स होते हैं, तो क्योंकि वो क्लोज होते हैं आपस में, तो वो मानते हैं कि उनमें जो है वो अट्रैक्शन कम होता है मीन्स इन कंपेरिजन टू जो आपसे दूर है, ठीक है। तो अमंग द क्लोज किन्स वो मानते हैं या कंसिनियस किन्स मानते हैं कि मीटिंग के चांसेस कम होते हैं बिकॉज उनके बीच में, क्योंकि इतने क्लोज होते हैं तो उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, ऐसा मानना है वेस्टरमार्क का। तो यही ये इनका कहना है कि इनब्रीडिंग थ्योरी फॉर यूनिवर्सल इंसेस्ट टैबू, और ये सपोर्ट करते हैं कि जो इंसेस्ट में टैबू है वो क्लोज केस में इजीली जो है वो मीन्स अप्लाई हो सकती है, बिकॉज वहाँ पर जो है टैबू क्यों वहाँ पर होता है? क्योंकि वो क्लोज है और उनमें वो मीन्स रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं होते हैं जनरली, ऐसा मानना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ लेस अट्रैक्शन अमंग द क्लोज थिंग्स। ओके, तो ये हो गया वेस्टरमार्क का थ्योरी, इनब्रीडिंग थ्योरी। ओके, द नेक्स्ट आता है एन एस्ट्रोलॉजिकल वुड मोस्ट लाइकली बी परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ। अब एस्ट्रोलॉजिकल जो जानते हैं आप, ज्योतिष जो भविष्यवाणी फोरटेलर होते हैं, फॉर्चून टेलर होते हैं, उनका काम क्या होता है? वो शमन का तो नहीं होगा, शमन तो ये जो होते हैं जो प्रीस्ट या शमन मीन्स जो मेडिसिन मैन कहते हैं शमन ट्राइबल्स में, ठीक है, जो बैगा हिंदी में होते हैं, तो वो कुछ ऐसे रिचुअल्स करते हैं या कुछ झाड़ फूक या उस तरह करते हैं जिससे कि वो दवाइयाँ या कुछ ऐसे देते हैं जड़ी बूटियाँ जैसे कि डिजीज़ पे कंट्रोल होता है, तो शमन होते हैं। शमन या ये डॉक्टर होते हैं ट्राइबल्स में जो बैगा, उन्हीं को हम शमन कहते हैं, मेडिसिन मैन भी कहते हैं, ठीक है। डिवाइनर होते हैं जो कि अब ये एस्ट्रोलॉजर क्या हो जाएंगे? डिवाइनर हो जाएंगे, मीन्स जो भी भविष्य के बारे में कुछ भविष्यवाणी बनाते हैं या कुछ अटकलें बताते हैं उनको डिवाइनर कहते हैं, ठीक है।
प्रीस्ट नहीं होगा, ये तो पूजा पाठ के काम करते हैं, और सॉर्सरर और विचक्राफ्ट ये निगेटिव मीन्स इनका रोल होता है। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी का रोल हो जाएगा डिवाइनर का, ठीक है। देन खुला एक्सचेंज आप जानते हैं, मेरिनोव्स्की का स्टडी था खुला रिंग पे, खुला एक्सचेंज पे। टोबाइन आइलैंड पे उन्होंने काम किया था और वहाँ पे खुला एक्सचेंज को स्टडी किया था। इकोनॉमिक सेरेमोनियल एक्सचेंज होता है ये। अब इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुए, चेक कर लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ सेरेमोनियल वैल्यूएबल्स ओनली, फिर एक्सचेंज बोथ सेरेमोनियल वैल्यूएबल्स एंड यूटिलिटेरियन गुड्स। हाँ ये होगा, क्योंकि यहाँ पर सेरेमोनियल जो मोवाली और सोलवा का तो जो मीन्स एक्सचेंज तो हो ही रहा है, मोवाली और सोलुवा, ठीक है, इनका एक्सचेंज हो रहा है। और इसके साथ साथ जो है कुछ वैल्यूएबल गुड्स का भी जो है एक्सचेंज होता है, जो उनके काम में आती है, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ मोवाली एंड क्लॉकवाइज सर्कुलेशन ऑफ बागी मीन्स यहाँ पे सोलवा है, ठीक है। क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ मोवाली एंड काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन ऑफ बागी, तो ये गलत होगा, क्लॉकवाइज नहीं है मोवाली का काउंटर क्लॉकवाइज है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मोवाली का है एंड क्लॉकवाइज बागी का है, जिसमें सलुवा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्म बैंड है मोवाली, ठीक है, और ये रेड शेल नेकलेसेस है, वाइट आर्म बैंड्स हैं मोवाली, ठीक है। इन्हीं के बीच में ये जो सेरेमोनियल एक्सचेंज मोवाली और सलवा का होता है, मोवाली काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है और सलवा का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो ये सी स्टेटमेंट तो सही है और बी भी सही है, बिकॉज यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ बोथ सेरेमोनियल वैल्यूएबल्स एंड यूटिलिटेरियन गुड्स होता है, तो बी एंड सी ओनली हो जाएगा, बी एंड सी ओनली, ओके। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग इज ऑल्सो नोन एज, अब नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग को क्या कहते हैं और भी क्या इसके नाम है, तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के क्या और नाम है, उसमें आ जाएगा आपका सैंगर, तो ट्रेडिशनल सीक्वेंसिंग है, पैरेलल सीक्वेंसिंग होगा, पैरेलल सीक्वेंसिंग भी कहते हैं इसको, और सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस ये भी आता है इसी में नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में, ठीक है। तो पैरेलल सीक्वेंसिंग एंड सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस ये दोनों आते हैं, मींस बी एंड डी ओनली हो जाएगा, देन पिट ड्वेलिंग्स एंड पॉइंटेड बर्ड सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अब पिट ड्वेलिंग आप जानते हैं कि जब आप न्यूलिथिक पढ़ रहे थे तो पिट ड्वेलिंग जो है वो सबसे मतलब ओनली इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉर्थ जोन न्यूलिथिक, जिसमें गुफराल और ये दूसरी जो साइड थी बुरझोम, हाँ बुरझोम और गुफराल में आपको बुरझोम और गुफराल, ठीक, ये कश्मीर में है दोनों साइड बुरझोम और गुफराल, यहाँ पे आपको पिट ड्वेलिंग्स के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। पूरे नियोलिथिक में सिर्फ यहीं पे आपको नॉर्थ जोन नियोलिथिक में ही, जहाँ कश्मीर के दोनों साइड बुरझोम और गुफराल, यहीं पे आपको पिट ड्वेलिंग्स के और पॉइंटेड बर्ड सेल्स के प्रमाण मिलते हैं, बाकी कहीं आपको नहीं मिलेगा, साउथ जोन, ईस्टर्न जोन, सेंट्रल वेस्टर्न जोन कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ नॉर्थ जोन नियोलिथिक से ही मिलता है, ठीक है। तो नॉर्थ जोन नियोलिथिक में ही बुरझोम और गुफराल से आपको पिट ड्वेलिंग्स के प्रमाण मिलते हैं, पॉइंटेड बर्ड सेल्स के प्रमाण मिलते हैं। अब बोल रहे हैं सिमेट्रिक एक्सचेंज इंक्लूड्स, तो अब सिमेट्रिक एक्सचेंज में क्या होगा, जनरलाइज एक्सचेंज, पैट्रिलेटरल क्रॉस कजिन मैरिजेस, रेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज, more social cohesion according to Levi-Strauss, less social cohesion according to Levi-Strauss। तो सिमेट्रिक एक्सचेंज वो होता है कि अगर ए से बी की तरफ सिस्टर अगर जा रही है तो बी से ए की तरफ भी जो है वो एक्सचेंज होता है, ठीक है। लेकिन जो एसिमेट्रिक एक्सचेंज होता है उसमें ए से बी के तो जा रही है लेकिन बी से ए को नहीं आता, बी से किसी सी को चला जाता है, ठीक है, बी से सी को चला जाता है। या ए जो है वो बदले में बी से नहीं लेता, बी ए किसी और से लेता है, तो इस तरह का जो एसिमेट्रिक एक्सचेंज होता है, और सिमेट्रिक होता है कि दोनों ही इक्वल एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं,
सिस्टर्स का या वाइफ्स का, ठीक है। अब यहाँ पर जनरलाइज एक्सचेंज, पैट्रीलेटरल क्रॉस कजिन मैरिज, सिमेट्रिक एक्सचेंज, ठीक है। हाँ ठीक है, पैट्रीलेटरल क्रॉस कजिन मैरिज में तो होता है सिमेट्रिक एक्सचेंज। रेस्ट्रिक्टेड है, हाँ ये भी सही है क्योंकि ये दो ग्रुप के बीच में ही है, तो रेस्ट्रिक्टेड भी है, रेस्ट्रिक्टेड भी है कि इन्हीं दो ग्रुप के बीच में ये एक्सचेंज हो रहा है, मीन्स ये इनको देंगे वो इनको देंगे, तो एक्सचेंज क्या है यहाँ पर, लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है। मोर सोशल कोहेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये कुछ निश्चित ग्रुप तक ही सीमित है, तो सोशल कोहेशन की ज़्यादा चांसेस नहीं है। लेस कोहेशन होगा, लेस सोशल कोहेशन होगा जब दो ग्रुप के बीच में ही, तो रेस्ट्रिक्टेड भी है और लेस सोशल कोहेशन है। लेकिन 1 से 3 ग्रुप या 4 ग्रुप तक अगर ये एक्सचेंज हो रहा है तो उससे सोशल कोहेशन की मात्रा ज़्यादा, मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मोर सोशल कोहेशन एसिमेट्रिक में होगा, सिमेट्रिक में तो लेस सोशल कोहेशन होगा, ई होना चाहिए यहाँ पर, लेस सोशल कोहेशन, ठीक है। तो ऑप्शन ई तो सही है, ई सही है, सी भी सही लग रहा है और बी भी सही लग रहा है, मतलब बी सी ई सही होगा, बी सी ई मीन्स ऑप्शन 2 करेक्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है। बी सी ई, बी सी ई सही लग रहा है, बी सी ई। Then if a researcher asks the question, do you currently have asthma? He intends to measure. तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पॉइंट प्रिविलेंस, पॉइंट प्रिविलेंस, ठीक है। पॉइंट प्रिविलेंस इसलिए होगा क्योंकि ये पूछ रहा है कि डू यू करेंटली हैव अस्थमा, मीन्स प्रेजेंट में, मीन्स करंट में आपको अस्थमा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर करंट में आज या एक महीने, इस महीने या अभी एक दो अस्थमा है कि नहीं, डू यू हैव करेंटली हैव अस्थमा, तो करेंटली हैव अस्थमा कहने का मतलब है कि इस पॉइंट पे आपको, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपको अस्थमा है कि नहीं, तो ये होगा पॉइंट प्रिवलेंस, पॉइंट प्रिवलेंस हो जाएगा। जो पीरियड प्रिवलेंस होता है वो एक निश्चित पीरियड तक होता है, ठीक है, एक पीरियड के लिए होता है, और मीन्स 1 साल तक भी हो सकता है, एक निश्चित समय तक क्या आप अस्थमा से ग्रसित थे, तो या एक पिछले कई सालों से क्या आपको अस्थमा है, तो ये एक पीरियड प्रेवलेंस हो जाएगा। पर एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में पूछा जा रहा है कि डू यू करेंटली मीन्स अभी प्रेजेंट में आपको अस्थमा है क्या, तो पॉइंट प्रेवलेंस हो गया। इंसिडेंस से तो रेट पता लगाता है कि न्यू केसेस जो है किसी भी ये जो अस्थमा है या कोई चीज़ है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कितने है उसका रेट है। एंड क्यूमुलेटिव इंसिडेंस पता लगाता है कि प्रपोर्शन ऑफ द न्यू केसेस ऑफ ए कंडीशन, ठीक है, प्रपोर्शन न्यू केसेस ऑफ किसी भी जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और स्पेसिफिक पीरियड के लिए क्या प्रपोर्शन है। तो पॉइंट प्रिवलेंस यहाँ पर सही हुआ क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पूछा जा रहा है, पीरियड के लिए नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पॉइंट प्रिवलेंस हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, 3, ठीक है। देख यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन कि अरेंज द फॉलोइंग osteological points on the human skeleton from cranial to caudal। अब cranial से caudal, फिर cranial से caudal की तरफ बढ़ना है, स्कल से आपको टेल की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो लीनिया एस्पेरा आप जानते हैं फीमर में होता है, लीनिया एस्पेरा, लीनिया एस्पेरा, ठीक है, नीचे होता है, और लीनिया एस्पेरा हो गया। देन एसिटाबुलम, एसिटाबुलम ये तो पेल्विक रीजन में होता है एसिटाबुलम, ठीक है। तो लीनिया एस्पेरा देखिए कॉर्डल पोजीशन में है, तो ए सबसे लास्ट में होगा, ए सबसे लास्ट में ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 करेक्ट है।
तो ये सही है। देखिए लीना एस्पर आपका ये नीचे होगा लेग बोन में। एसिटाबुलम आपका ये पेल्विस रीजन में होता है, कप शेप्ड पॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ कमर के रीजन में। देन ग्लिनोइड कैविटी आती है जो कि आपके स्कैपुला में होती है, स्कैपुला जो ये शोल्डर जोन होती है। और ऑलिक्रेनल फोसा आपका ह्यूमरस में होता है, हैंड्स में, ठीक है, हैंड में जो अपर बोन होती है ह्यूमरस उसमें होता है। तो ऊपर से अगर चलते हैं तो सबसे पहले ग्लिनॉइड कैविटी आ रही है, ग्लिनॉइड कैविटी सी आ रही है। फिर क्योंकि क्रैनियल से कॉर्डल पूछना है, सी के बाद ह्यूमरस वाला आ रहा है, मीन्स ऑलिक्रेनल फोसा, सी डी आ रहा है, सी डी आ रहा है। और सी डी के आने के बाद आता है आपका एसिटाबुलम जो पेल्विस रीजन में एसिटाबुलम, ठीक है, मतलब बी आएगा एंड देन ए आएगा, ए आएगा लास्ट में, ठीक। तो सी डी बी ए, सी डी बी ए इज द राइट आंसर, ओके। फिर ये देख लेते हैं chronological order of interglacial episodes of Pleistocene period from earliest to latest। तो अर्लीस्ट इसमें कौन सा हो जाएगा? अर्लीस्ट तो विला फ्रेंशियन हो जाएगा, विला फ्रेंशियन, ठीक है, प्लायोप्लिस्टोसीन टाइम पे ये रहती है तो विला फ्रेंशियन हो जाएगी, विला फ्रेंशियन हो जाएगी। डी पहले होना चाहिए और बी सबसे लास्ट में होना चाहिए क्योंकि लेटेस्ट तो मतलब सबसे लास्ट वाली इमियन थी, तो डी ए सी बी होगा राइट आंसर, डी ए सी बी, क्योंकि बी सबसे लास्ट में होगा, इमियन सबसे लास्ट वाला इंटरग्लेशियल होगा, सबसे बाद में था, विला फ्रेंशियन सबसे पहले आया, देन क्रोमीरियन आता है सेकेंड, एंड देन हॉक्सनियन आता है, हॉक्सनियन सी, ठीक। तो डी ए सी बी इज द राइट आंसर, डी ए सी बी, विला फ्रेंशियन, देन आएगा आपका क्रोमीरियन, क्रोमीरियन के बाद हॉक्सनियन एंड देन आएगा इमियान, इमियान सबसे लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले विला फ्रेंशियन, सबसे लास्ट में इमियन, ठीक। तो डी ए सी बी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। Then involution in ecological anthropology is characterized by a situation of cultural stagnation accompanied by economic stagnation, socio-economic stagnation accompanied by cultural evolution, economic growth accompanied by bureaucratic control, economic stagnation accompanied by demographic implosion। इसमें राइट आंसर होगा आपका सेकंड, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन पहले आएगा एंड दैट इज अकम्पनीड बाय कल्चरल एलिब्रेशन, कल्चर का प्रचार प्रसार के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, ठीक। तो ये होगा सेकेंड ऑप्शन, ओके। देन ये जो मैच द लिस्ट है, स्पीशीज है और स्कॉलर्स, ठीक, एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, स्पीशीज का जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने अर्नस्ट मेयर ने दिया था, एंड थ्योरी ऑफ स्पेसिएशन भी दिया था अर्नस्ट मेयर ने, ठीक है, अर्नस्ट मेयर। सिम्पसन ने दिया था इवोल्यूशनरी स्पीशीज कॉन्सेप्ट, तो सिम्पसन हो जाएगा। इकोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका ये वेलन, वेलन, वेलन का हो जाएगा इकोलॉजिकल स्पीशीज, और रिकॉग्निशन स्पीशीज कॉन्सेप्ट हो जाएगा पैटरसन, रिकॉग्निशन। तो ए का लगा देते हैं 3, ए का 3 एक ही जगह दिया हुआ, मीन्स ऑप्शन 2 करेक्ट है, 2, ए का 3 हो गया अर्नस्ट मेयर, बी का 4 हो गया दैट इज सिम्पसन, इकोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट सी का 1 हो गया वेलन, एंड रिकॉग्निशन स्पीशीज कॉन्सेप्ट हो गया पैटरसन। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देख लेते हैं, who among the following forcefully agreed that women are universally devalued because of their reproductive capacities, which places them on the side of nature, domestic and public, and the irrelevant। women are universally devalued ये दिया था शेरी ऑर्टनर ने, शेरी ऑर्टनर ने दिया था। तो यहाँ पे देखिए फोर्सफुली आर्ग्यू की बात हो रही है ना, हु अमंग द फॉलोइंग फोर्सफुली आर्ग्यूड,
forcefully argued that women are universally devalued because of their reproductive capacity. ये जो है कॉन्सेप्ट शेरी ऑर्टनर ने दिया था, अपने एसे में दिया था 1974 में। 1974 में इन्होंने एक ऐसे लिखा था। उस ऐसे का जो टाइटल है इज फीमेल टू मेल एज नेचर इज टू कल्चर। ठीक है, इज फीमेल टू मेल एज नेचर इज टू कल्चर, ये इनका था। और इसमें इन्होंने आर्ग्यू किया था कि वीमेन को यूनिवर्सली डी वैल्यू किया था बिकॉज ऑफ दियर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, और उनको नेचर से एसोसिएट किया जाता है, जबकि मेन को कल्चर से एसोसिएट किया जाता है। मेन को कल्चर से एसोसिएट किया जाता है। और कोरमाक, जोर्डानोवा एंड स्टेथन, इन्होंने भी एक्सप्लोर किया था सेम यही नेचर कल्चर डिवाइड को, इसके इम्प्लीकेशंस को, पर फोर्सफुली आर्ग्यू ऑर्टनर ने किया था। इन लोगों का भी काम है, कोरमाक का, जोर्डानोवा का, स्टेथन का, पर फोर्सफुली आर्ग्यू की बात आएगी तो ऑर्टनर लगाना पड़ेगा, शेरी ऑर्टनर लगाना पड़ेगा। नेचर टू कल्चर में वीमेन पे काम इनका भी है तीनों का, बट फोर्सफुली आर्ग्यू करना कि वीमेन आर यूनिवर्सली डी वैल्यूड बिकॉज ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज, ये था शेरी ऑर्टनर का। ठीक है, इज फीमेल टू मेल एज नेचर इज टू कल्चर। ठीक है, जिसमें कि उनको फीमेल को उन्होंने नेचर से एसोसिएट कराया था और मेल को कल्चर से। ठीक है, तो शेरी ऑर्टनर हो जाएगा। देन अरेंज द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन फिजिक और मेथड्स ऑफ सोमैटोटाइपिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन इसमें कौन सा होगा? सबसे पहला तो ये क्रेशमर का हो जाएगा, क्रेशमर क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, देन शेल्डन क्लासिफिकेशन आएगा, देन पार्नेल आएगा, एंड देन लास्ट में हीथ एंड कार्टर मेथड आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्रेशमर रखेंगे, देन ACDV होगा, ACDV इज द राइट आंसर। ACDV, दैट इज थर्ड ऑप्शन, थर्ड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ACDV। सबसे पहले क्रिश्मर, देन शेल्डन, देन पार्नेल एंड देन हीथ एंड कार्टर। देन यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्राइबल डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को अरेंज करना है। ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम अप्रोचेस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इंसेप्शन स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। तो देखिए, ट्राइबल डेवलपमेंटल एजेंसी है, स्पेशल मल्टीपर्पज ट्राइबल डेवलपमेंटल ब्लॉक है, देन कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच है, यहाँ पे अप्रोच लिखा है वर्ड, बाकी ब्लॉक्स एंड एजेंसी है, यहाँ पे क्या लिखा है? अप्रोच। और ट्राइबल डेवलपमेंटल ब्लॉक है। ठीक है, तो देखिए अप्रोच जो होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच, ये ब्रॉड अप्रोच हो गया, ब्रॉड है जिसमें कि ये सारे आ जाएंगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट तो एक ब्रॉड हो गया, और इसी कम्युनिटी डेवलपमेंट में स्पेसिफाई करके मीन्स टारगेट करके ट्राइबल डेवलपमेंट पे डिफरेंट ब्लॉक्स एंड एजेंसीज बनी। तो सबसे जो ब्रॉडर हो जाएगा वो तो कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच हो जाएगा। फिर इसमें टारगेटेड ब्लॉक एंड एजेंसीज मीन्स टारगेटेड प्रोग्राम्स बाद में बनाए गए जिसमें कि ये सारे आते हैं। तो सबसे पहले आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच हो जाए, बिकॉज हियर इट इज एन अप्रोच। ठीक है, तो अप्रोच को सबसे पहले रख लेंगे क्योंकि बाकी को देखें तो इसी अप्रोच के अंदर आ रहे हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच में आपका ट्राइबल डेवलपमेंट भी हो सकता है, रूरल डेवलपमेंट भी हो सकता है, तो किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ओवरऑल ये अप्रोच है। ये एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं इसको, कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच। और इसमें जब स्पेसिफिकली जो टारगेटेड कम्युनिटी है दैट इज ट्राइबल, और उनके लिए जब काम करते हैं देन ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी, ट्राइबल ब्लॉक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो सी सबसे पहले होना चाहिए, सी 3 जगह पहले दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होगा जब स्पेसिफाई कर दिया गया कि ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, उनके बारे में प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले सेकेंड 5 ईयर प्लान में स्पेशल मल्टीपर्पज ट्राइबल ब्लॉक्स बने, स्पेशल मल्टीपर्पज ट्राइबल ब्लॉक्स, समझे? SMTV कह सकते हैं, SMTV। और SMTV में आपके स्पेशल मल्टीपर्पज ट्राइबल ब्लॉक आते हैं, और ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में हुआ।
तो बी आना चाहिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट के बाद बी आना चाहिए, सी बी दो जगह दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होगा। अब इन्हीं एसएमटीबी को ट्राइबल टीडीबी में कन्वर्ट कर दिया गया, मीन्स यही बाद में लेटर टीडीबी बन गए, यही एसएमटीबी क्या बन गए, टीडीबी बन गए। तो नेक्स्ट क्या आएगा, डी आएगा, तो सी बी डी हो जाएगा, सी बी डी हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट है, क्योंकि यही स्पेशल मल्टीपर्पज ट्राइबल ब्लॉक क्या बन गए, ट्राइबल डेवलपमेंटल ब्लॉक बन गए, टीडीबी बन गए, टीडीबी। पहले क्या थे ये, एसएमटीबी थे, एसएमटीबी, फिर ये टीडीबी बन गए, और बाद में ट्राइबल डेवलपमेंटल एजेंसीज का ओरिजिन हुआ, ट्राइबल डेवलपमेंटल टीडीए का। और इसी में आता है आईटीडीपी, आईटीडीए मीन्स इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंटल प्रोग्राम। जो आईटीडीपी होता है, आईटीडीपी, वो इसी ट्राइबल डेवलपमेंटल एजेंसी के थ्रू ये सब प्रोग्राम लाया गया है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। आईटीडीपी, आईटीडीए एजेंसी और उसके अंदर ये प्रोग्राम ट्राइबल डेवलपमेंटल का। तो सबसे पहले हमने देखा कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच आएगा, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये ब्रॉड अप्रोच है और उसके अंदर ये सारे आएंगे। तो स्पेशल मल्टीपर्पज ट्राइबल अप्रोच आएगा, मतलब ब्लॉक आएगा, तो बी आ जाएगा, बी के बाद डी आ जाएगा, डी के बाद ए आ जाएगा, तो सी बी डी ए ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिनफोर्ड है, कॉलिन है, और क्लार्क है, और रेनफ्यू है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आर्कियोलॉजी की बुक्स का नाम दिया हुआ है, तो आपको चेक करना है कौन सी किसके साथ जुड़े हैं। तो देखिए बिनफोर्ड का हो जाएगा बोन्स, एंशिएंट मैन एंड मॉडर्न मिथ, बिनफोर्ड का, ठीक। ए का क्या हो गया, 3 हो गया। अब बी का देख लेते हैं, बी का हो जाएगा 4, एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी, और ये हो जाएगा क्लार्क का, डेसमंड क्लार्क का 1 हो जाएगा, एनालिटिकल आर्कियोलॉजी। एंड देन रेनफ्यू का हो जाएगा अप्रोचेस टू सोशल एंड आर्कियोलॉजी, ठीक है, सोशल आर्कियोलॉजी। तो ए का हमने क्या किया, 3 किया, बोन्स, एंशिएंट मैन एंड मॉडर्न मिथ, ठीक है। ए का क्या किया, 3rd किया। तो ए का 3rd कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ, ऑप्शन 1 करेक्ट है, एक ही जगह दिया हुआ है, ए का 3 ऑप्शन 1 में। देखिए ए का 3 दिया हुआ है, देन बी का 4 दिया हुआ है, सी का 1 एंड डी का 2, मीन्स ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। अब आ जाते हैं मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। देखिए यहाँ पे हाफ लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये आप डेटिंग टेक्निक जब पढ़ रहे थे तो आपने हाफ लाइफ पढ़ी होगी C14 टेक्निक में, देन पोटेशियम ऑर्गन टेक्निक थी, देन यूरेनियम डेटिंग टेक्निक। तो इस तरह ये डिफरेंट जो रेडियोएक्टिव कार्बन, रेडियोएक्टिव पोटेशियम, थोरियम एंड यूरेनियम की बात है, और इनकी हाफ लाइफ पीरियड को यहाँ पर मैच कराना है। तो जब हम कार्बन 14 डेटिंग पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था 5568 समथिंग, या 5650 इस तरह की कुछ जो है अप्रोक्सीमेटली मीन्स इससे प्लस माइनस करके कुछ इस तरह डेटिंग थी। तो इसका मतलब जो हाफ लाइफ है कार्बन 14 की, वो ऑप्शन 4 इससे मैच कर रहा है, हाफ लाइफ से, कोई और ऊपर वाला नहीं कर रहा है। 5568 प्लस माइनस 30 ईयर्स ये मैच कर रहा है। तो हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। कहीं कहीं आपको 5600 भी मिल जाएगा और 5568 है, तो यही आपका सही होगा। तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 देखिए 3 जगह दिया हुआ है, ठीक है, 1 में, 3 में, 4 में। अब आपको बी देखना है, पोटेशियम। पोटेशियम का डेटिंग हम लोग जानते हैं, जब हम लोग पोटेशियम आर्गन पढ़ रहे थे तो 1.3 मिलियन होगा। बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 कहाँ दिया हुआ है, बी का 2 ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है। देन थोरियम को मैच करा लेते हैं, 14 है, 14 मिलियन,
ईयर बिलियन ईयर्स, 14 बिलियन ईयर्स, 14.05 बिलियन ईयर्स थोरियम का, और यूरेनियम का है 4.5 बिलियन ईयर्स। ठीक है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। ओके, अगर इसमें देखिए आपको एक या दो भी हाफ लाइफ आती हैं तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। मीन्स अगर आप कार्बन और पोटेशियम का भी जानते हैं तो आप इजीली मैच करा सकते हैं, और अगर एक भी नहीं जानते तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा। कार्बन 14 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन इसका ये हाफ लाइफ है, ये सभी जानते हैं मोस्टली, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। बाकी को भी आप इस तरह देख सकते हैं। ठीक है, then arrange the following genome projects in chronological order from earliest to latest। अब earliest to latest देखना है chronological order में जीनोम प्रोजेक्ट्स को। तो देखिए सबसे पहले तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ही शुरुआत हुई। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये तो अर्लीस्ट होगा ही, तो सी सबसे पहले होगा। सी का 2 जगह पहले दिया हुआ है, सी 2 जगह पहले दिया हुआ। अब जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया, ठीक है, 2001 में आया था, उसी के बाद फिर 2003 में ये आ गया था ह्यूमन जीनोम हैपमैप प्रोजेक्ट, 2002 में आ गया था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1 में आया था, 3 में कंप्लीट हुआ था, फिर 2 में ये आ गया था। ठीक है, फिर शायद 9 में ये आया था 1000, एंड ये सबसे लास्ट का है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट 2020 का है। ठीक है, तो BCAD, BCAD नहीं, BCDA है, DA, AD नहीं, DA। बी कहाँ, बी तो गलत बोल रहे हैं हम, सी से हम लोग ने शुरुआत की थी ना, सी को हम लोग ने पहले रखा था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सबसे पहला बताया था ना, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सबसे पहला होगा, देन बी आएगा, तो CBAD, CBAD फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पे बोलने में दिक्कत हो गई क्योंकि सी को हम लोग ने सबसे पहले रखा था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ही ये जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, तो ये 2001 का है। ठीक है, 3 में कंप्लीट हुआ, देन 2 में आ जाता है हैपमैप प्रोजेक्ट, देन उसके बाद आ जाता है 1000 जीनोम प्रोजेक्ट, एंड देन लास्ट में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट आता है। ठीक है, तो CBAD राइट आंसर है, CBAD ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हैपमैप प्रोजेक्ट, 1000 जीनोम प्रोजेक्ट, देन जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, CBAD is the right answer. Who among the following are known for their work on matrifocal family? अब matrifocal family कहने का मतलब है कि जो मदर है उसके वही कोर जो है वो मतलब उस फैमिली की कोर कैरेक्टर है, उसके चारों ओर ही मतलब पूरी हाउस होल्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सारा कुछ उसी के मतलब रहता है, मीन्स उसका ही दायित्व रहता है। और मेन जो है वो या तो फैमिली में कुछ उनका जगह होती है, नहीं भी होते हैं, एब्सेंट भी होते हैं, पर मदर जो होती है मेन कैरेक्टर होती है उस फैमिली की, और माँ ही जो है कोर होती है उस फैमिली की, तो मैट्रीफोकल इसीलिए कहा गया है। तो रेमंड स्मिथ ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था, और इसको इस पे ही ऑल ओवर किन्स पे एक और बुक लिखी थी, मीन्स ऑल ओवर किन्स लिखी थी, जो इसी मैट्रीफोकल फैमिली पे बेस्ड था। ये स्टैक का कॉन्सेप्ट था, स्टैक। ठीक है, तो स्टैक ने भी इस पे काम किया था, तो रेमंड स्मिथ हो जाएगा और स्टैक हो जाएगा, मीन्स ए एंड डी ओनली हो जाएगा, ए एंड डी। रैंडम फ्लक्चुएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज आर ड्यू टू। अब रैंडम फ्लक्चुएशन की बात हो रही है जीन फ्रीक्वेंसीज में, तो रैंडम फ्लक्चुएशन तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा होता है। ठीक है, रैंडम फ्लक्चुएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज आर ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एसेंशियलिज्म इज कैरेक्टराइज्ड थ्रू। अब एसेंशियलिज्म क्या होते हैं, जो किसी भी मीन्स कम्युनिटी में या किसी भी कल्चर में जो उसके या किसी जेंडर या रेस में जो कुछ खास कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, ठीक है, जो बेसिक फीचर्स होते हैं, वो जो है किसी एक पर्टिकुलर जेंडर या रेस से जुड़े हुए लोगों में पाए जाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को एसेंशियलिज्म कहते हैं। और ये एक जो है एक प्रकार का फीलिंग्स भी हो सकता है, और उसके बायोलॉजिकल कैरेक्टर से भी जुड़ा हो सकता है। ठीक है, तो
मॉडर्निस्ट ऑन्टोलॉजी, रेफिकेशन, कल्चरल रिलेटिविज्म एंड बायोलॉजिज्म दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि क्या होगा। आई थिंक इट इज ऑन्टोलॉजी होगा, जो कि रियल इवेंट्स या आधार को मानता है। ठीक है, ऑन्टोलॉजी होगा और बायोलॉजिज्म होगा। जेंडर या रेस के आधार पर एसेंशियलिज्म पाया जा सकता है, और ऑन्टोलॉजी मीन्स रियल ट्रू इवेंट्स पे, ट्रू हैपनिंग्स पे ऑन्टोलॉजी बेस्ड है। ठीक है, तो ऑन्टोलॉजी हो जाएगा, इसका मतलब ए एंड डी हो जाएगा, ए एंड डी ओनली। तो ऑन्टोलॉजी रियलिटी को एक्सप्लोर करता है, और बायोलॉजिज्म तो जो बायोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, इन दोनों के आधार पर एसेंशियलिज्म जो है वो कैरेक्टराइज होता है। तो ए एंड डी हो जाएगा। ठीक है, द प्रकाश एन आयरन एज साइट इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ विच रिवर। प्रकाश, ये एक महाराष्ट्र की साइट है, आयरन एज साइट प्रकाश। और एक प्रकाशम करके थी जो कि साउथ इंडिया की साइड थी, वो लोअर पार्थिक साइड थी, प्रकाशम। ठीक है, लेकिन ये प्रकाश है, प्रकाश इन आयरन साइड लोकेटेड इन विच वैली, इन द वैली ऑफ विच रिवर, यहाँ पे ताप्ती हो जाएगा, ताप्ती रिवर। ठीक है, ताप्ती, ताप्ती रिवर। देन जो है मैच द लिस्ट। हाँ, अब मैच करा लेते हैं। टोटेमिज्म एज वे ऑफ थिंकिंग अबाउट नेचर एंड कल्चर। नेचर एंड कल्चर जब आ जाता है टोटेमिज्म से जुड़ा हुआ, तो आपको लेवी स्ट्रॉस लगाना पड़ेगा, लेवी स्ट्रॉस, नेचर एंड कल्चर। ठीक, और टोटेमिज्म एज ए सैक्रिफाइस एज इंसेस्ट रेगुलेशन, ये हो जाएगा सिगमंड फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट। टोटेमिज्म एज एन एंसेस्ट्रल वर्शिप, वर्शिप के रूप में देखा, बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग, जो एनिमिज्म कॉन्सेप्ट किया था, फिर टोटेमिज्म का कॉन्सेप्ट दिया एंसेस्ट्रल वर्शिप में। फिर जो है नेचुरिज्म, ये सारा जो है मनाइज्म, नेचुरिज्म, टोटेमिज्म, एनिमिज्म, और ये मोनोथिज्म और ये पॉलीथिज्म का जो मतलब कॉन्सेप्ट दिया था, सीक्वेंस, ये सारा कुछ योगदान जो है ईवी टाइलर का है। ईवी टाइलर एंसेस्ट्रल वर्शिप के रूप में देखते हैं। देन टोटेमिज्म एज एन एलिमेंट्री रिलीजन, एलिमेंट्री रिलीजन जब बात आ जाती है तो आ जाता है इमाइल डुर्खीम। इमाइल डुर्खीम ने एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन जो है ये बुक भी लिखी थी, और इसमें इन्होंने रिलीजन को जो है मीन्स जो टोटेमिज्म है उसको फाउंडेशन ऑफ रिलीजन माना था। ठीक है, तो एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन माना था, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ इनकी बुक थी, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, और इसमें इन्होंने टोटेमिज्म को एज ए एलिमेंट्री रिलीजन माना है, एलिमेंट्री रिलीजन। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ रिलीजन माना है, मीन्स अर्लीस्ट रिलीजन माना है। तो ये हो गया टोटेमिज्म एज एन एलिमेंट्री रिलीजन अकॉर्डिंग टू इमाइल डुर्खीम, एज एंसेस्टर वर्शिप अकॉर्डिंग टू ईवी टाइलर, एज ए वे ऑफ थिंकिंग अबाउट नेचर एंड कल्चर, ये हो जाएगा लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, नेचर एंड कल्चर मीन्स नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को इसमें पूजा करते हैं, और ये कल्चर का पार्ट हो जाता है। एंड द टोटेमिज्म एज ए सैक्रिफाइस एंड इंसेस्ट रेगुलेशन, ये हो जाएगा सिगमंड फ्रॉइड। तो जो है ए का क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया, नेचर एंड कल्चर मीन्स लेवी स्ट्रॉस। 3 हो गया, ए का 3, ए का 3 एक ही जगह दिया हुआ है ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 करेक्ट है। बी का 4 देख लेते हैं, सिगमंड फ्रॉइड सही है। देन सी का 1 है टाइलर, एंड डी का 2 है डुर्खीम। ठीक, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। Which of the following cervical vertebra is characterized by the presence of dense odontoid process? ठीक है, तो odontoid process पाई जाती है एक्सिस वर्टिब्रा में। एक्सिस वर्टिब्रा में इस तरह का एक दांत की तरह जो है वो जो है हो जाता है, वर्टिब्रा में इस तरह का एक उभार आ जाता है, odontoid process या डेंस कहते हैं इसको, और ये एक्सिस वर्टिब्रा में पाया जाता है। एक्सिस जो है सेकेंड वर्टिब्रा होता है, पहला होता है एटलस, एटलस, और वर्टिब्रल कॉलम में
एटलस पहला होता है और एक्सिस दूसरा होता है, और एक्सिस में ही जो है सेकंड सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होता है उसी में जो है ये ओडोंटोइड प्रोसेस पाई जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट सर्वाइकल हो गया एटलस, दूसरा हो गया एक्सिस। ठीक है।